हाय स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे या फिर मैं कोई चैप्टर नहीं पढ़ाने आया। जो बात मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो इस क्लास में मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा या समझाने की कोशिश करूँगा, वो आपके चैप्टर छोड़िए इस सिलेबस के इक्विवेलेंट होगा। क्यों? क्योंकि इस क्लास में जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमने लिखा है कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है वो बताया जाएगा। स्टार्टिंग का मतलब कॉर्नर स्टोन। आपने एक इंग्लिश में वर्ड पढ़ा होगा कॉर्नर स्टोन। कॉर्नर स्टोन का मतलब एक ऐसा स्टोन जो सबसे पहले रखा जाता है, जो कॉर्नर पे रखा जाता है, जहां से हमारा घर बनना स्टार्ट होता है, कोई बिल्डिंग बननी स्टार्ट होती है। जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है ना, तो आप वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं। जब आपके पास एक राइट अप्रोच होती है तो आप एग्जाम को जल्दी क्रैक कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन उनका एग्जाम नहीं निकला। आप सुनते हो उनको 4th अटेम्प्ट है या 5th अटेम्प्ट है, लेकिन वेयर एज देर आर सम स्टूडेंट्स जिनका पहले अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छे मार्क्स के साथ जॉब निकल जाती है। ऐसा क्या फर्क है? क्या जो स्टूडेंट्स 5 साल से पढ़ रहे हैं उनके नॉलेज में कमी है? नहीं, बल्कि उनको ज्यादा नॉलेज होगी, उनको ज्यादा मैथ्स, ज्यादा इंग्लिश या फिर किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात करूं, सब्जेक्ट मैटर की जो नॉलेज है वो ज्यादा होगी जिसने 1 साल में जॉब निकाली या फर्स्ट अटेम्प्ट में जॉब निकाली। लेकिन फर्क कहाँ पे रह गया? फर्क है उसकी बेसिक अप्रोच पे, उसकी सही पाथ पे, सही डायरेक्शन पे। तो भाई जिस चीज को आप पढ़ने जा रहे हो, अगर आप इस चीज को पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहले इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसको किस किस तरीके से पढ़ा जा सकता है, कहाँ से हमें स्टार्टिंग करनी चाहिए, इसके वीक पॉइंट्स कहाँ पे है, अगर इसको टैकल करना पड़े तो कहाँ से टैकल कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। एक कंपनी थी, उस कंपनी में काफी मशीन्स थी, बड़ी बड़ी विशाल मशीन्स थी। तो उसमें से एक मशीन खराब होगी एक दिन। तो कंपनी के एम्प्लॉयज ने बड़ा जोर लगाया कि हम उसको ठीक कर लें। फिर इंजीनियर्स आ गए, उनसे भी नहीं कुछ हुआ। कंपनी के हर बंदे ने वो ट्राई कर लिया, उनसे ठीक नहीं हो पाया। एक दिन वेस्ट हो गया, 2 दिन वेस्ट हो गया, एक हफ्ता वेस्ट हो गया उनका ऐसे। फिर कंपनी के ऑनर ने बाहर से किसी स्पेशलिस्ट को बुलाया, और जब वो स्पेशलिस्ट आए तो उन्होंने उस मशीन को ऑब्जर्व किया 10-15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे। उन्होंने 2-3 घंटों में उस मशीन को ठीक कर दिया, जो भी एरर्स थे वो निकाल दिए। लेकिन उन्होंने फीस बहुत ज्यादा मांग ली। तो ऑनर ने पूछा, भाई आप किस बात के इतने पैसे मांग रहे हो? आपका 2-3 घंटे में तो काम हो गया। वो कहता, इट्स नॉट अबाउट टाइम, बल्कि जो इस चीज को समझना, उसकी राइट अप्रोच क्या है। अगर आपके पास राइट अप्रोच थी तो आप इसको कर लेते। अगर बात टाइम की थी तो आप टाइम में कर लेते, नहीं हो पाया ना। तो अगर आपके पास राइट अप्रोच नहीं है, आपको ये नहीं पता कि इसका सोल्यूशन कैसे करना है, इंग्लिश को कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे मरोड़ सकते हैं, इसको कहां से पढ़ना चाहिए, इसके वीक सेक्शंस क्या है, इसके स्ट्रॉन्ग सेक्शंस कहां है, कैसे स्कोरिंग हो सकता है चीज। तो आपको अगर ये चीजें नहीं पता, सपोज करो कि आप यूट्यूब पे आपने देखा कि कोई टीचर है या फिर कोई भी एक पर्सन है, उसने बोला कि आपको नाउन पढ़ाया जाएगा फ्री में, या नाउन मैराथन होगी, या फ्री मैराथन हो गया, ये 10 घंटे की क्लास होगी, ये घंटे। आपने वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आपको ये नहीं पता कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, कहां से पढ़ना है, इसका सिलेबस क्या है, कहां से स्टार्ट करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, लेकिन आपने वो नाउन पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो आपको वो बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं देने वाला, क्योंकि आपकी फाउंडेशन वीक है। तो मैं, और अपनी ये भी बात सच है कि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी स्ट्रेटजी के ऊपर, लेकिन ये वीडियो सबसे डिफरेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लाइव एग्जांपल्स दूंगा कि अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आपको इससे ये सोल्यूशन होगा, और यही एक स्ट्रेटजी है जिसको फॉलो किया जाना चाहिए। आपको ये बताया जाता है कि ये वाली किताबें पढ़ लो, दिन में 5 घंटे ये पढ़ना चाहिए, दिन में मैं 10 घंटे ये पढ़ता था। तो वो सबका अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन एक बेस लाइन होती है कि आपको ये रेफरेंस लाइन से पीछे नहीं हटना। बाकी किसी की स्पेशलिटी मैथ्स में, तो उसने मैथ्स में ज्यादा स्कोर कर लिए, किसी की स्पेशलिटी इंग्लिश है, किसी की जीएस है, किसी का कोई साइंस है, किसी का कुछ है। वो सबका अपना अपना ओपिनियन है। लेकिन मैं आपको आज फैक्ट्स पे बात करूंगा। फैक्ट्स का मतलब क्या है कि उससे आपको रियलाइज करवाऊंगा कि हाँ, अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो इसका ये प्रूफ है। सारे मैं इस बीच में से क्वेश्चंस लूंगा, 2019 में जो सीजीएल में क्वेश्चंस आए उसके क्वेश्चंस के प्रूफ देके दिखाऊंगा कि हाँ, अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे लेवल पे नहीं जा पाएंगे। हो सकता है कि आप टीए बन जाए, आज के टाइम पे तो वो भी बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 5,000 तो सारी जॉब्स रहेगी सीजीएल में अगर बात करें, या फिर मैं पीओ में बात करूं तो 1,000-2,000 वैकेंसीज आती हैं। किसी टाइम पे 5 साल पहले, 6 साल पहले 10-10 हजार वैकेंसीज आती थी। तो वो चीज, उस लेवल पे जाना, आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो 99% ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं कर रहे। तो वो मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ बताने की कोशिश करूंगा। हाँ, एक चीज जरूर है कि हमें पेशेंस नहीं है। हम चाहते हैं कि यार हमें 10 मिनट में सब कुछ समझ आ जाए, 5 मिनट में हमें पता चल जाए। भाई अगर इतना ही इजी होता तो आप इसके ऊपर स्ट्रगल ना कर रहे होते, आप इस वीडियो को ना देख रहे होते, क्योंकि आपको तो फिर जरूरत ही नहीं है। अगर आप पहले उस चीज के ऊपर काम कर रहे हो और आपको उसमें से रिजल्ट मिल रहा है तो आप इसको क्यों देख रहे हो? अगर आपको नहीं मिला, अब तक इतने स्ट्रगल्स करने के बाद नहीं मिला, तो इसका मतलब देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम, राइट? व्हाट्स अ प्रॉब्लम? तो उस प्रॉब्लम को समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा। और पेशेंस क्यों नहीं है? क्योंकि YouTube पे क्या है, आजकल ऐसे ऐसे थंबनेल्स बनाए जाते हैं कि 5 मिनट में सीखिए क्लोज टेस्ट, 10 मिनट में सीखिए ग्रामर।
एक वीडियो में आपको पूरी ग्रामर सिखा दी जाएगी, ऐसा कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। वो सब मेरे भाई पॉसिबल नहीं है, वो कभी भी पॉसिबल नहीं। पर कल परसों मैं कहीं पे देख रहा था कि एडवर्टीजमेंट थी, उन्होंने बोला कि आईलेट्स आप 10 दिन में सीखिए, 10 दिन में हमारा आईलेट्स करवा देंगे आपको। भाई आईलेट्स में 4 मॉड्यूल होते हैं, उसमें स्पीकिंग भी होती है, लिसनिंग भी होती है, राइटिंग भी होती है, रीडिंग भी होती है। 4 मॉड्यूल आप 10 दिन में कैसे करवा दोगे स्टूडेंट्स को? पागल बनाने वाली बात है। तो लोग बिजनेस करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और वो हमने चीजों को इतना ज्यादा उनमें इंडल्ज हो गए, हमने इन्वॉल्व हो गए। तो एक टीचर आया, उसने बोला कि मैं आपको टेंस आधे घंटे में सिखा दूंगा। दूसरा टीचर कह रहा है कि मैं टेंस आपको 10 घंटे में सिखाऊंगा। तो ऑब्वियस ही बात, आप तो बोलोगे भाई मैं तो आधे घंटे वाले के पास जाऊंगा, लेकिन आपको नहीं ना पता कि वो आधे घंटे वाला आपको सिखा भी पाएगा नहीं सिखा पाएगा, बस आपको तो उसकी बात पसंद आ गई। तो यूट्यूब पे आजकल वही सक्सेसफुल है जिसको बातें आती हैं। जिसको पढ़ाना आता है वो सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि यूट्यूब तो अल्टीमेटली एंटरटेनमेंट का साधन था, और अभी भी यही है, बस एजुकेशन आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि हम तो अभी भी एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं। जो चीजें जैसे कोई हमने बीच में कोई बात कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना तो उनका ये बता दिया कुछ, तो वो वीडियो चल जाती है। लेकिन जिसमें आप पढ़ा रहे हो, सिंसियरली पढ़ा रहे हो, आप हार्डकोर अपनी एफर्ट डाल रहे हो उस वीडियो में, वो आपकी नहीं चलेगी, उसमें स्टूडेंट्स नहीं देखेगा। ये थोड़ी सी चीजें हैं, आपको समझनी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि आपको इस वीडियो को, मुझे नहीं पता कि यार आधा घंटा चलेगी, 40 मिनट चलेगी, 1 घंटा चलेगी, 2 घंटे चलेगी, जितना भी टाइम है आपको उसको पूरा देखना है। उससे पहले आप इसको इसमें जज नहीं करना कि हाँ यार इसमें ऐसा ऐसा होगा। और उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, जो इसमें आपको सीखने को मिलेगा, तो वो भी आप जरूर लिखिए। अगर आपको लगेगा कि यार वर्थ नहीं थी आपके टाइम के, तो वो भी जरूर लिखिए, क्योंकि जो नया स्टूडेंट आएगा वो कमेंट्स से ही कंक्लूड करेगा कि हम इस वीडियो पे टाइम स्पेंड करें या नहीं करें। तो आपने ये अपने लिए भी करना है, अपने फ्रेंड्स के लिए भी करना है जो भी कोई देखने आएगा, और टीचर्स के लिए भी करना है, क्योंकि टीचर्स की क्रेडिबिलिटी भी कमेंट्स से ही बढ़ती है, क्योंकि वही उसका फीडबैक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम है, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का है, चाहे वो बैंकिंग का है, चाहे वो स्टेट लेवल का है, सबके लिए ये वीडियो होगी। और इसमें मैं लास्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, कौन से न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, देखो हमने यहाँ पे एक कोट लिखा हुआ है। कोट क्या है? लुक बियॉन्ड व्हाट यू सी। इसका मीनिंग अपने आप में बहुत बड़ा है। बियॉन्ड का मतलब क्या है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश किया करो। जो तुम आंखों से देख रहे हैं, या फिर जो चीज हम आंखों से देख रहे हैं, सच्चाई अक्सर उससे परे होती है। ठीक है, तो आपको समझ आएगा, इस वीडियो में समझ आएगा कि मैं किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं। बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। लैंग्वेज का रोल क्या है? लैंग्वेज का बेसिकली रोल क्या है? कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेट जब करते हैं किसी इंसान के साथ, तो वो किसी माध्यम का यूज करते हैं। ये एक इंसान है, ये भी एक इंसान है, तो इन दोनों इंसानों ने कम्युनिकेट करना है, बातचीत करनी है। तो जो मीडियम है ना, जो माध्यम है, उस मीडियम को हम कहते हैं लैंग्वेज। वो इंग्लिश भी हो सकती है, वो हिंदी भी हो सकती है, मराठी भी हो सकती है, पॉलिश भी हो सकती है, फ्रेंच भी हो सकती है, और वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। इट कैन बी एनी ऑफ द लैंग्वेज। वो आपकी साइन लैंग्वेज भी हो सकती है, वो आपकी मैं बात करूं जेस्चर वाली लैंग्वेज भी हो सकती है, जिसमें हम जेस्चर यूज करते हैं। जिसमें मैंने आपसे हेलो की, तो वो भी तो अल्टीमेटली अब हम कम्युनिकेट ही कर रहे हैं, इमोशंस को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो भी एक कम्युनिकेट करने का जरिया है। लेकिन हमने लैंग्वेज को कहां तक सीमित करके रख दिया? ग्रामर के रूल्स तक। तो ये तो बहुत ही छोटी बात है। मैं इससे कहीं ज्यादा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और आपका दिमाग देखना कैसे खुल जाएगा कि यार हाँ, आज तक तो हम इस चीज को ऐसे देखते आए थे, इस चीज को हम इस तरीके से देखेंगे, इस तरीके से ऐसे करेंगे। तो रोल क्या है? कम्युनिकेट करना। मैं सोचता हूं कि एक पॉइंट पे अगर हम देखें कि आप साइंस के बिना सरवाइव कर सकते हैं, आप जीएस के बिना सरवाइव कर सकते हैं, आप मैथ्स के बिना भी सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन आप लैंग्वेज के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, किसी भी पॉइंट पे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंसान कभी अकेला नहीं रह सकता, उसको लोग चाहिए, आपको लोग चाहिए। एक दिन के लिए आप अकेले हो जाओ, कितने डिप्रेस्ड फील करोगे। एक दिन के लिए मैं आपका फोन छीन लूं, फोन बेसिकली कनेक्ट ही तो कर रहा है, कनेक्टिंग पीपल। नोकिया का क्या था टैगलाइन? कनेक्टिंग पीपल। तो कनेक्ट ही तो कर रहा है। अगर आप दूसरों के साथ कनेक्टेड नहीं रहोगे तो अलग हो जाओ, कैसे जियोगे? अकेले कैसे जी पाओगे? सर्वाइव ही नहीं कर सकते। मैथ्स के बिना कर सकते हो। मैथ्स का मतलब हिसाब किताब। आपने हिसाब किताब, आप उन चीजों से दूर हो, ठीक है, आप साधु बन गए, तो आपको मैथ्स से क्या लेना देना? आप जी सकते हो, मतलब किसी पॉइंट पे सिचुएशन में जाके आप साइंस के बिना, मैथ्स के बिना जी सकते हो, लेकिन लैंग्वेज के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ अवर लाइफ। इसी से हम सीखते हैं, और इसी से हम आगे एवोल्यूशन में आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। अब मैं बात करता हूं जो मेरे पढ़ाने का स्टाइल है, या फिर जो आपको समझना चाहिए। अगर आप कभी भी कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हैं, कोई थ्योरी पढ़ते हैं, इफ यू आर रीडिंग अ थ्योरी, सब्जेक्ट, कंसेप्ट, एंड येट अनेबल टू फाइंड इट्स एप्लीकेशंस इन रियल और डे टू डे लाइफ, इट इज ऑफ नो यूज
इट इज ऑफ नो यूज स्टडिंग दैट कंसेप्ट एंड इट इज नॉट वर्थी ऑफ योर प्रीशियस टाइम। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि अगर आप कभी भी किसी कंसेप्ट को पढ़ते हैं, किसी थ्योरी को पढ़ते हैं और उसकी रियल टाइम बेस्ड में कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो उस थ्योरी को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि एजुकेशन का बेसिकली मतलब होता है आपकी जिंदगी को बेहतर बनाना। लेकिन अगर आप आपकी जिंदगी को बेहतर नहीं बना पा रहा या फिर उसकी कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है, जो आपने कोई थ्योरी पढ़ ली, तो उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आपको अभी भी समझ आ जाएगा, अभी भी सब कुछ समझ आ जाएगा जो हम चैप्टर करेंगे आगे, या फिर जो आपको मतलब जो आगे चीजों को बताने जाऊंगा सब समझ आएगा। तो आपको वो टाइम में नहीं है, ठीक है। आपने कोई कंसेप्ट पढ़ लिया, आपने कोई रूल पढ़ लिया, आप क्यों पढ़ रहे हो यार उसको? सिर्फ पेपर पास करना है। पेपर पास करने के बाद मेरे पास ऐसे बहुत सारे अभी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीजीएल में सिलेक्टेड है, जो सीजीसी में सिलेक्टेड है, ठीक है, ऑडिटर वगैरह है, तो अभी वो भी मेरे से पढ़ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि सर अब जब मुझे किसी से कम्युनिकेट करना होता है तो मुझे दिक्कत आती है। कोई मुझे मेल भेजता है या फिर मुझे रिप्लाई करना होता है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ऑफिसर बन गए, कल को आपके पास एक मेल आ गई तो आपको डिसीजन लेना है, तो इंग्लिश में पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई साहब। अभी तो ग्रामर के रूल्स पढ़ के चलो पेपर पास कर लोगे, धक्के से कर लिया, वैसे तो होगा नहीं। सपोज कर लो एक्सट्रीम केस आपने कर लिया, लेकिन कल को सर्वाइव कैसे करोगे वहां पे उस एनवायरमेंट में? जब आप ऑफिसर्स में बैठोगे, ए ग्रेड ऑफिसर या बी ग्रेड ऑफिसर में बैठोगे, तो कैसे सर्वाइव करोगे? तो लैंग्वेज कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, ये बात आपको समझनी। तो रियल टाइम एप्लीकेशन अगर नहीं है, अगर आप कोई रूल पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। बहुत बातें होगी, अब बात करते हैं कि हम इस वीडियो में क्या कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं सिलेबस की बात करूंगा, फिर मैं स्ट्रेटजी की बात करूंगा, फिर मैं सोर्सेज की बात करूंगा, फिर मैं टाइम की बात करूंगा। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि करना क्या है। जैसे आपने भाई अपने कॉलेज कर लिया, कॉलेज करने के बाद आपने ये डिसाइड करना है कि करना क्या है लाइफ में। आपको जॉब करनी है, बिजनेस करना है, या फिर क्या करना है? आपको अब्रॉड जाना है, कनाडा सेटल होना है, क्या करना है? आपको वो डिसाइड करना है। सबसे पहले पता चल गया क्या करना है। आपने सपोज कर लिया, ये सब सोच लिया या आपने डिसाइड कर लिया कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी हाउ टू डू, कैसे किया जाए, कौन सा बैच ज्वाइन किया जाए, कौन सी जॉब की जाए, या फिर मतलब कुछ तरीकों कैसे कंक्रीट किया जाए। समझ आ गया? ठीक। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। आई एम पीयूष जिंदल, मैं 5 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। मैंने पंजाब के कुछ सिटीज़ में पढ़ाया है, उसके बाद मैंने दिल्ली में, मुखर्जी नगर में, जीटीबी नगर में, उत्तम नगर में और भी काफ़ी जगह पे मैंने पढ़ाया, और मैंने नोएडा में भी पढ़ाया। उसके बाद जो ऑनलाइन जायंट्स है, सबसे बड़े जायंट्स हैं आजकल के इंडिया में, तो उनमें भी मैंने पढ़ाया है। और उसके बाद आजकल अपना करने की कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो और मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, इंग्लिश, आई लव टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। और टॉपर्स भी दिए हैं हमने, सीजीएल 2018 में हमने टॉपर दिए हैं, 200 में से 203-4 नंबर है। स्क्रीनशॉट वगैरह दिखा देंगे अगर किसी को लगेगा कि हम ऐसे ही बोल देते हैं। 2019 में भी है हमारा रिजल्ट, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, 192 ऐसा कुछ नंबर्स करके हैं। तो वो चलो बात की बातें हैं, लेकिन आज इस वीडियो को ध्यान से समझेगा, ठीक है, बहुत कुछ समझ आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में जनरली ये चीजें होती हैं कि एरर सपोर्टिंग होती है, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस होता है, एक्टिव पैसेज जिसको हम वॉइस कहते हैं, नरेशन हो गया, फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया, सिनोनिम एंटोनियम हो गए, स्पेलिंग बेस्ड एरर हो गए, इडियम फ्रेजेस हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, पैराजंबल जिसको हम PQRS भी बोलते हैं, क्लोज टेस्ट हो गया, या फिर कॉम्प्रिहेंशन हो गया। तो ये हमारा बेसिकली यही सिलेबस होता है। आप कहीं पे भी चले जाओ, यही हमारा सिलेबस होता है, ठीक है। अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं तो आप ध्यान से देखोगे, यहां से लेके यहां तक मैं क्या कह सकता हूं कि ये ग्रामर है। कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। तो मैंने इसको कह दिया ये ग्रामर है। अगर मैं बोलूं ये 5 से लेके 9 तक, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मैं ये कह सकता हूं कि ये वोकैबुलरी का पार्ट है, बिल्कुल कह सकता हूं। और अगर मैं बात करूं इनकी 10वां 11वां और 12वां पॉइंट जो है, ये हमारा है कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। ये हमारा क्या है? कॉम्प्रिहेंशन। और सबसे पहले मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन बताना चाहता हूं कि कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये मिसकंसेप्शन है कि कॉम्प्रिहेंशन क्या है। कॉम्प्रिहेंशन का बेसिकली मतलब पता क्या होता है कि आपने एक पन्ना पढ़ा, ठीक है, ये पन्ना पढ़ लिया, और मतलब अभी मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को जो लगता है वो क्या लगता है कि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि एक पैसेज आएगा, पैसेज में से क्वेश्चन आंसर्स आपको सॉल्व करने हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये नहीं होता। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि आपके पास एक पन्ना है, ठीक है, राइटर ने लिखा और रीडर ने वो पढ़ा। जब आप इसको पढ़ रहे हो तो क्या आपको राइटर का थॉट समझ आया, जो वो लिखना चाहता था, जिस कंटेक्स्ट में उसने इस बात को लिखा, जिस मूड में लिखा? क्या वो किसी चीज को एलेबोरेट कर रहा था? क्या वो किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहा था? क्या वो किसी चीज के फेवर में बोल रहा था? क्या वो उसका अपना ओपिनियन था? क्या वो फैक्चुअल था? वो क्या था? तो अगर आपको ये डीप बातें समझ आ रही हैं तो इट मींस आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है और आपकी कॉम्प्रीहेंड करने की एबिलिटी अच्छी है। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, द एबिलिटी टू डिकोड द टेक्स्ट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन। बात समझ आ गई? अभी समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, थोड़ा सा आइडिया दिया आपको, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 चीजें होती हैं, हमने जान लिया कि कौन कौन सी। एक ग्रामर करनी है, एक वोकैबुलरी करनी है, और एक कॉम्प्रिहेंशन करना है।
इतनी बात समझ आ गई। और कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट करने के जो तरीके हैं वो 3 तरीके हो सकते हैं, एक तो पैसेज के थ्रू, एक क्लोज टेस्ट के थ्रू, एक पैराजम्बल के थ्रू। इन तीनों के थ्रू आपका कॉम्प्रिहेंशन ही टेस्ट किया जा रहा है, और इनके थ्रू आपका वोकैबुलरी टेस्ट किया जा रहा है, और इनके थ्रू आपका ग्रामर टेस्ट किया जा रहा है। अब मैं बात करता हूं कि सीजीएल वाले हैं, कुछ बैंकिंग वाले भी होंगे, ठीक है, कुछ स्टेट लेवल वाले भी होंगे। अल्टीमेट सिलेबस आपका यही है, यही सिलेबस है आपका, कहीं मर्जी भाग जाओ, कहीं पे भी कोई टेस्ट हो रहा है, यही सिलेबस है, बस वेटेज चेंज होती रहेगी। बैंकिंग की मैं बात करूं, वहां पे 70% कॉम्प्रिहेंशन आता है। अगर मैं सीजीएल की बात करूं तो वहां पे 60% ग्रामर आती है, और ऐसे वेटेज चेंज होती जाएगी, ठीक है। अगर मैं बाकी किसी स्टेट लेवल की बात करूं, उसमें भी सीजीएल वाला पैटर्न ही फॉलो होता है, वो वेटेज चेंज होती रहती है, वो पैटर्न डिटेल में आपको मैं बता दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हमें ये पता चल गया कि करना क्या है, व्हाट टू डू। क्या आपको पता चल गया? बिल्कुल पता चल गया जी। सोच के देखो, लॉजिकली सोच के देखो। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि करना क्या है। सीधा नाउन पढ़ने लग जाओगे, आपको ये चीजें पता नहीं होंगी, तो कोई फायदा नहीं है, लंबे टाइम तक आप सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि वो नाउन में तो चीजें याद करने वाली हैं कि कैटल प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये ऐसे प्लूरल है, ये सिंगुलर है, और भूल जाओगे, फायदा क्या? ये कॉन्फिडेंस देगा आपको। इंग्लिश में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता? नंबर आ गए 50 में से 48, लेकिन आप बोलोगे यार बस आ गए, ये नहीं पता कैसे है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, रिसेंटली मैं एक स्टूडेंट से मिला, तो मैंने पूछा कि आपकी इंग्लिश कैसी है, ठीक है, और सीजीएल 2018 में सिलेक्टेड है, और उसका डीवी वगैरह होगा, मुझे लगता है हो गया होगा, तो काफी अच्छे नंबर है। मैंने पूछा आपकी इंग्लिश कहाँ से की? कहते थे इंग्लिश तो ऐसे ही कर ली बस, अभी मुझे आती नहीं है। ये स्टेटमेंट थी। तो मैं क्या सोचूं या क्या उसको रिप्लाई करूं, मुझे समझ नहीं आता। तो किस बिहाफ पे आपने वो पेपर पास कर लिया अगर आप ये बात कर रहे हो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती? ठीक है, आपने इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम यूपीएससी के बाद जो आता है, आपने वो क्रैक किया, और इतने अच्छे मार्क्स हैं आपके, और अभी ऑफिसर बनने जा रहे हो, लेकिन यू आर सेइंग कि आपको इंग्लिश नहीं आती। तो ये एक बहुत ही अब्सर्ड स्टेटमेंट है ना, ठीक है। तो समझना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता। सबसे पहले हमें ये 3 चीजें करनी है। अब मैं आपसे पूछूं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है भाई। तो सोचो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टेक योर टाइम, टाइम लो और सोचो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। चलो सोच लिया होगा, बड़े तेज हैं इस चीजों में। जो ऑफलाइन में मेरा एक्सपीरियंस रहा, मेरा अनुभव रहा 5 साल में, स्टूडेंट्स अभी भी वही है, ठीक है। तो मैं उसके बेसिस पे आपको कंक्लूड करके बताता हूँ कि क्या 70% जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि ग्रामर सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रामर से हमें स्टार्ट करना चाहिए। 20% जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि वोकैबुलरी सबसे इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरी से स्टार्ट करना चाहिए। 10 या मात्र 10 या 15, या मैं कह सकता हूँ 10 या 5%, कभी कभी किसी बैच में तो 1% स्टूडेंट होता है, एक भी बच्चा हाथ खड़ा नहीं करता। मैं कहता हूँ कि फिर भी मैंने 10% मान लिया, मैंने मैक्सिमम मान लिया। 10% स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। चलो जो भी है, आपने अपना सोच लिया होगा आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, 70% में आते हैं, 20 में आते हैं, 10 में आते हैं, ठीक है। चलो अब आपके लिए क्वेश्चन है, मैं एक वर्ड लिखता हूं, यहां पे एक वर्ड लिखता हूं, लिंगर, LINGER। इसका मतलब क्या होता है? टेक 5 सेकेंड्स। चलो, या तो आपको आता होगा या फिर नहीं आता होगा। मैंने मान लिया कि ये जो है 30% स्टूडेंट्स को आता है और 70% स्टूडेंट्स को नहीं आता। मैंने ये मान लिया, ठीक, कि ये 30% स्टूडेंट्स को आता है, 70 को नहीं आता। तो आप देख लो आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। चलो देख लिया होगा आपने। अब आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस है, शी लिंगर्ड इन बेड ब्लैंक मिस्ड द ब्रेकफास्ट। हमने यहाँ पे एक ब्लैंक दी हुई है, उस ब्लैंक के अगेंस्ट आपको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। और इस सेंटेंस में हमने एक वर्ड यूज किया, कौन सा? लिंगर्ड। जल्दी से टिक कीजिए, यू हैव 5 सेकेंड्स, बी फास्ट। चलो कर लिया होगा चूज। अब जो भी मेरे अनुभव के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको, ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन चूज करते हैं 90% स्टूडेंट्स, 90 से भी ज्यादा ही होते हैं, 95 होते हैं। ये ऑप्शन चूज करते हैं 10% स्टूडेंट्स, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस सेंटेंस में हमने एक वर्ड लिखा हुआ था और हमने ये देखा था कि ये सिर्फ 30% बच्चों को ही आता है वर्ड। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है, सही आंसर है, वो सिर्फ 30% बच्चे देने चाहिए थे, लेकिन यहां तो 90% आंसर दे रहे हैं बच्चे। तो इसका मतलब ये है कि बीच में जो 60% स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वोकैबुलरी को बाईपास कर दिया। वर्ड का मीनिंग नहीं आता था, फिर भी उन्होंने सेंटेंस को सॉल्व कर दिया। ग्रामर का क्वेश्चन था, क्योंकि एंड और बट ग्रामर के क्वेश्चन है। तो अब देख पा रहे हो कि आपने वोकैबुलरी को बाईपास कर दिया और आपने इस सेंटेंस को सॉल्व कर दिया। तो किस बेसिस पे, प्रीमिस क्या है, इसका बेस क्या है, किस बलबूते पे आपने सेंटेंस को सॉल्व कर दिया अगर आपको वोकैबुलरी नहीं आती? सोचो, पता है कैसे, किस बेसिस पे? सोचना, ध्यान सोचना, किस बेसिस पे? कॉम्प्रिहेंशन। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब मैंने आपको अभी समझाया, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये है कि अगर आपने कुछ पढ़ा, क्या आप उसके थॉट को अटैक कर पाए?
आपको भाई साहब इसका थॉट समझ आ गया, आपको एक मीनिंग समझ आ गया, आपके माइंड में एक इमेज बन गई, एक स्टोरी बन गई, एक कंटेक्स्ट बन गया कि ये जो लिखा हुआ है इसका ये मीनिंग है। आपने वहां से आइडिया लगाया, आपने वहां से इन्फर किया। इन्फ्रेंस जो होती है, कंटेक्चुअल जो मीनिंग्स होते हैं, वो जितने स्ट्रांग होंगे आपको कभी भी उतने सिनोनिम एंटोनियम कभी पढ़ने ही नहीं पड़ेंगे। आपके सामने लाइव एग्जांपल है, आप उसका पार्ट है। क्योंकि अगर मैं आपको पार्टिसिपेट करवा के नहीं ना पढ़ा रहा तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। क्योंकि आप तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं, आप तो सीख ही नहीं रहे, मैं तो बोल के चला गया। यार वो तो बोरिंग क्लास है ना एक, जब तक सामने स्टूडेंट्स ना बैठे हो, आप उनकी टांग ना खींचो, तो मजा ही क्या। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं आपको इंगेज करने की, आपको बीच में इंक्लूड करने की, ताकि आप बीच में पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे सीख नहीं पाएंगे। मैं क्योंकि कितने कितने क्यों ना अच्छा पढ़ा लूं, लेकिन जब आप पार्टिसिपेट नहीं करें तो सीख ही नहीं पाएंगे, सिंपल सी बात। तो कोशिश करो पार्टिसिपेट करने की। तो आपको पता चल गया कि आपने यहाँ पे एंड यूज किया। अब मैं आपको लिंगर का मतलब बता देता हूँ। लिंगर का मतलब होता है कि हाँ, जब हम कभी किसी जगह पे जरूरत से ज्यादा टाइम रुके रहते हैं तो उस चीज को हम कहते हैं लिंगर। तो सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ कि वो इंसान जो है जरूरत से ज्यादा टाइम बेड पे रुका रहा। सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का टाइम था 9 बजे, वो इंसान 9:30 बजे उठा, बेड पे ही झूलता रहा, और इसी चक्कर में उसने क्या मिस कर दिया, ब्रेकफास्ट। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, एंड। तो आपको मीनिंग समझ आ रहा नहीं था, समझ आया, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया था। तो इसका मतलब ये है, हमने यहां पे क्या कंक्लूड किया, हमने यहां पे क्या कंक्लूड किया कि सबसे पहला स्टेप वोकैबुलरी तो नहीं हो सकता। मैं अभी भी प्रूव करूंगा आपको। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि वोकैबुलरी पहला स्टेप है। समझो इस चीज को। इस टाइम पे हो सकता है कि स्कूल में आप कह लो कि वोकैबुलरी पहला स्टेप है, क्योंकि आप वहां पे सीखना स्टार्ट कर रहे हो, आप पहले वर्ड्स लर्न करना स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन इस पॉइंट पे जब आप ग्रेजुएट हो चुके हो और आपको जॉब चाहिए, तो सबसे हमें ये देखना है कि सबसे एफिशिएंट वे क्या है। तो द बेस्ट वे और द एफिशिएंट वे टू लर्न एनी लैंग्वेज इज कॉम्प्रिहेंशन। ये बात आपको समझनी है, और कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है ये भी सीखेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने लिखा, सेंटेंस लिखा हुआ है लिंगर्स का। द स्मेल ऑफ दिस परफ्यूम यूजुअली लिंगर्स, मतलब ये जो परफ्यूम की स्मेल है ना, जरूरत से ज्यादा टाइम रुकी रहती है। क्योंकि कुछ बहुत सारे परफ्यूम्स ऐसे होते हैं कि जिनकी मतलब जो चुटकी में खत्म हो जाते हैं, ठीक है, एक घंटे में उनका जो असर है वो खत्म हो जाता है। लेकिन ये ऐसा परफ्यूम है जिसकी जो स्मेल है वो जरूरत से ज्यादा टाइम रहती है। चलिए, अब नेक्स्ट एक सेंटेंस और लिखा हुआ है आपके लिए, मैं पढ़ के बता देता हूँ। आई डोंट लाइक चिल्ड्रन हु ईट आइसक्रीम विद देयर हैंड्स। सही है गलत, सोच के बताना। मैंने को बताया था कि मैं अपना ओपिनियन दूंगा, वो मेरा ओपिनियन है कि मैंने आपको बता दिया कि वो कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहले करना है, लेकिन एक एग्जांपल थी। अब उसके बाद एक सेकंड एग्जांपल और। सही है गलत? आई डोंट लाइक चिल्ड्रन हु ईट आइसक्रीम विद देयर हैंड्स। सही है गलत? चलो, बहुत सारे मिक्स्ड आंसर होंगे। 50% जो स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे होंगे कि करेक्ट है, और 50% जो स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे होंगे इनकरेक्ट है। मैं ये मान लेता हूँ, ठीक है, मैं ये चीज जो है मैं ये मान लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ कि ऐसा ऐसा है। हो सकता है कि कुछ और नंबर्स हो, तो आप देख लीजिए अकॉर्डिंगली, ठीक। अब ध्यान से देखना कि अगर मैंने एक बात और लिखी कि मैंने यहां पे लिखा आई डोंट लाइक पीपल हु लाइक, तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो झूठ बोलते हैं, ठीक है। चलो, अब एक बात मेरी ध्यान से समझना कि जिंदगी में अगर आप कभी भी कोई एक चीज पढ़ते हो ना, तो उसका एक दूसरा पहलू भी होता है। अगर आप उसके दूसरे पहलू को नहीं समझ पा रहे, तो इसका मतलब आप इस सेंटेंस के मीनिंग को समझ नहीं पाए, आपने उसकी सिर्फ हिंदी में ट्रांसलेशन कर दी, आपने सिर्फ उसकी हिंदी की। समझना मैं क्या कहना चाहता हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये बात नहीं समझ है तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंशन का मतलब थॉट पे अटैक करना। जैसे सपोज करो कि मैंने एक सेंटेंस लिखा कि वो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि 3 दोस्त हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। तो बी और सी का प्लान बन गया। क्या प्लान बन गया कि उनको ट्रिप पे जाना है, घूमने, उनको घूमने जाना है, ठीक है। तो उन्होंने ए से पूछा कि हमारे साथ चलोगे? तो ए ने क्या जवाब दिया? आई एम बिजी, आई हैव वर्क टू डू, आई हैव वर्क टू डू। मुझे एक बात बताओ, उसने ये बात बोल दी, और आपके पास जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन ये आया, डिड ए गो टू द ट्रिप? ध्यान से समझना, सोचने वाली बात है। उसके पास आंसर आ गया, ऑप्शन है पहला, ए का है यस, बी का है नो, तो ये आंसर आ गया। अब पैसे कैसे सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को? भाई जो इसमें पूछा हुआ है उसको ढूंढो, उसमें कहां लिखा हुआ है, क्या इसमें कहीं पे यस और नो लिखा हुआ है?
नहीं लिखा हुआ। क्या इसका मतलब इसको आंसर नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? यस आएगा, नो आएगा? नो। क्या नो यहाँ पे कहीं पे लिखा है? नहीं लिखा। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन। अगर आप कह रहे हो कि यहां पे अगर आप बोलोगे इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग तो ये है कि भाई मैं बिजी हूं, मैं मुझे काम करना है, ये इसका मीनिंग है। वो उसकी ट्रांसलेशन है भाई, वो आपने उसको लैंग्वेज, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ले गए, उसका मीनिंग नहीं है। उसका मैंने आपको बोला था ना कि लुक बियॉन्ड व्हाट यू सी, वो यही मीनिंग है। जो आप देख रहे हो उसके परे देखने की कोशिश करो, उसके परे क्या लिखा हुआ है ये, मतलब ये लिखा नहीं हुआ, ये आपको उसका थॉट समझना है कि वो जो कहना चाहता था किस कंटेक्स्ट में उसने कहा, कि आप उसको पकड़ पाए। अगर आप उसको पकड़ पाए तो यही कॉम्प्रिहेंशन है हमारा। ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल थी। अगर आप ये बात कह रहे हो ना कि आई डोंट लाइक पीपल हु लाइक, तो इसका मतलब ये है कि यू लाइक पीपल हु डज नॉट लाइक। ये बात मैं कन्वे कर सकता हूं, मतलब ये बात मैं कंक्लूड कर सकता हूं, इन्फर कर सकता हूं, डिकोड कर सकता हूं उससे। इतनी बात समझ आ गई? ठीक, यहां पे आ जाओ। अब जिस बच्चे को आपने ग्रामर रटाई हुई है, ठीक है, उसने सारे रूल वगैरह देख लिए कि भाई ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो उसकी सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो सब कुछ तो सही है, सब कुछ तो सही है। सेंटेंस तो सेंटेंस सही होना चाहिए, ठीक है। तो एक बच्चे ने ये कह दिया कि सेंटेंस भी सही होना चाहिए, उसने इसका मीनिंग देखा ही नहीं, उसने सिर्फ ग्रामर देख ली, उसने बोला ग्रामर सही है तो सेंटेंस सही है। फिर एक बच्चा आया कि यार यहाँ पे तो जो वो कहा जा रहा है कि वो तो गलत कहा जा रहा है, कि मुझे ऐसे बच्चे पसंद नहीं है कि जो अपने हाथों से आइसक्रीम खाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाहता है कि उसको ऐसे बच्चे पसंद है जो अपने हाथों से नहीं बल्कि किसी और चीज से खाते हैं, जो अपने मुंह से खाते हैं। तो अब सोच के देखो ध्यान से, यहाँ पे जो वो कहना चाह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है। अल्टीमेटली जो ये सेंटेंस है वो ये बच्चा ये कह देगा कि ये सेंटेंस सर गलत है, क्योंकि कोई इंसान जो है अपने हाथों से नहीं खा सकता, वो अपने माउथ से ही खाता है। लेकिन यहाँ पे इसका जो मीनिंग है ना, वो ये कहना चाहता है कि मुझे वो बच्चे पसंद नहीं है जो आइसक्रीम खाते वक्त अपने हाथ भर लेते हैं। क्या इसने यहाँ पे कभी कुछ लिखा हुआ है? वो नहीं लिखा हुआ, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग तो यही है ना। तो अब सोचो कि व्हाट ही इज सेइंग, जो उसने वर्ड्स को यूज किया और जो उसका मीनिंग था वो बहुत डिफरेंट था। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन। मुझे ऐसे बच्चे पसंद नहीं है जो आइसक्रीम खाते वक्त अपने हाथ भर लेते हैं। तो उसने वही कंटेक्सचुअल मीनिंग में लिख दिया, तो भाई मुझे वो बच्चे पसंद नहीं है जो अपने हाथों से खाते हैं। बात समझ आई? खा तो मुंह से ही रहे हो ना, लेकिन उसने कहा क्या? ये कहा। तो ये एक डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। अगर आप ग्रामर तक रुके रह जाओगे या फिर ट्रांसलेशन तक रुके रह जाओगे तो आप कभी लैंग्वेज को पकड़ ही नहीं पाओगे। तो एक बात बताओ कि यहां पे ग्रामर काम आई या फिर वोकैबुलरी काम आई या फिर मीनिंग काम आया? कंटेक्स्ट का मीनिंग काम आया, कंटेक्स्ट काम, वो सिचुएशन काम आई। अगर आप वो सिचुएशन को समझ पाए तो इसका मतलब आपका लैंग्वेज में होल्ड अच्छा है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश की कभी कोचिंग नहीं लेते, लेकिन इंग्लिश में फिर भी बहुत अच्छे नंबर्स आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा होता है। कॉम्प्रिहेंशन अच्छा कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये समझ आना चाहिए भाई कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारी क्या है? कॉम्प्रिहेंशन। अगर आप इस बात से अभी भी एग्री नहीं करते तो फिर दिक्कत वाली बात है, फिर शायद पता नहीं कौन समझा पाएगा, कैसे समझ पाओगे या कितना टाइम लगेगा, क्योंकि घूम फिर के तो आपको यहीं पे आना ही पड़ेगा। इतनी बात समझ आ गई? ठीक, चलो अब मैं आपको थोड़ी सी एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझना। मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है? क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? लीजा गेव हर डॉग बिस्किट्स। एक क्वेश्चन लिख दिया, मैं बहुत बड़े पैसेज यूज नहीं करूंगा, आपको एक सेंटेंस के ऊपर ही पता चल जाएगा कि आपका कॉम्प्रिहेंशन कहां पे स्टैंड करता है, ठीक है? लीजा गेव हर डॉग बिस्किट्स। अब इसके बेसिस पे एक आंसर है। आंसर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द सेंटेंस गिवन अबव। डिड लीजा गिव बिस्किट्स टू हर डॉग? यस, नो, कांट से। 10 सेकंड से लो या फिर आप वीडियो को पॉज कर लो, फिर आप देखो कि क्या आंसर आएगा। बी फास्ट। चलिए, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ, ठीक है? मैंने पहले से सब कुछ लिख रखा है ताकि मैं लिखूंगा उस पर टाइम ना ज्यादा लगे, ठीक है? तो मैंने पहले से प्लान करके थोड़ा सा ये लिखा हुआ है। इस सेंटेंस के मैंने बताया कि एक तो आपने इसकी हिंदी ट्रांसलेशन वगैरह कर ली, आपने हिंदी निकाल ली, लेकिन वो उसका मीनिंग होता नहीं है, क्योंकि जो आरसी के क्वेश्चन आते हैं आज के टाइम पे वो इन्फ्रेंस बेस्ड आते हैं कि जो वो मीनिंग कहना चाहता था वो मीनिंग से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको यस नो वाली एग्जांपल बताई, तो यही वहां पे, यही यहाँ पे है। पहला इसका जो मेरे मीनिंग निकाला वो ये निकाला है, लीजा गेव बिस्किट्स टू हर डॉग। तो इसका मतलब क्या है कि उसने बिस्किट्स दिए, किसको? डॉग को दिए। क्या ये मीनिंग इसे निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं, कोई माइकल लाल इसको गलत नहीं कर सकता। सेकंड मीनिंग, लीजा गेव डॉग बिस्किट्स टू हर। यहां पे उसने क्या दे दिए? डॉग बिस्किट्स। किसको दे दिए? हर को।
अब हर यहाँ पे कौन है, हर मतलब लीजा नहीं है, लीजा अपनी फ्रेंड के बारे में बात कर रही है, अपनी मदर के बारे में बात कर रही है, सिस्टर के बारे में बात कर रही है, किसी और फीमेल पर्सन के बारे में बात कर रही है, तो उसने डॉग बिस्किट दे दी उसको, तो ये मीनिंग भी निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, कोई गलत नहीं कर सकता इसको। और थर्ड मीनिंग ये भी निकाल सकता हूं, लीजा गेव डॉग बिस्किट्स टू हरसेल्फ, अब उसने डॉग बिस्किट्स दे दिए, किसको दे दिए, खुद को ही दे दिए। मैं ये मीनिंग भी कहीं ना कहीं पे कन्वे कर सकता हूं, तो इस सेंटेंस से मैं इतने मीनिंग कन्वे कर सकता हूं। अब मैंने आपको इतना बड़ा हिंट दे दिया, अब ट्राई कर लो सॉरी, अब ट्राई कर लो भाई। अगर आपको लगता है कि आपका कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग है, आपको पता है कि आपको इंग्लिश आती है, ठीक है, आपको लगता है कि आप ग्रामर पे सर्वाइव कर सकते हैं या फिर आप वोकैबुलरी पे सर्वाइव कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर कर लो। चलो आपने कर लिया होगा, ठीक। बहुत सारे स्टूडेंट्स अब कह रहे होंगे यस, बहुत सारे नो कह रहे होंगे, बहुत सारे कांट से कह रहे होंगे। चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो वही आपको समझना है, आपके एनालिटिक स्किल्स कितने स्ट्रांग है जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो। हमने यहां पे क्या बोला कि यहां पे क्या बोला, क्वेश्चन में जो वो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, डिड लीजा गेव बिस्किट्स, किसकी बात कर रहा है, वो बिस्किट्स की बात कर रहा है। तो यहां पे ध्यान से देखो, लीजा गेव बिस्किट्स, इस सेंटेंस में हमने बिस्किट्स की बात की, लेकिन इस सेंटेंस में तो हमने डॉग बिस्किट्स की बात की। डॉग बिस्किट्स का मतलब समझ रहे हो, एक ऐसे बिस्किट्स जो स्पेसिफिकली डॉग को देने के लिए बने गए। स्कूल टीचर का मतलब क्या हो जाएगा, एक ऐसा टीचर जो स्पेसिफिकली स्कूल में पढ़ाता है। शू मेकर क्या हो जाएगा, शू मेकर मैं बोलूं, शू मेकर का मतलब स्पेसिफिकली एक ऐसा मेकर जो शू को बनाता है। तो अगर मैं कह रहा हूं डॉग बिस्किट्स, तो अगर मैं कह रहा हूं कुकिंग गैस, तो एक ऐसी गैस जो कुकिंग करने के लिए यूज हो रही है। तो ये ऐसे बिस्किट्स हैं जो डॉग के लिए बने हैं। तो क्या मैं यहाँ पे क्वेश्चन में, मीनिंग तो तीन है, क्या क्वेश्चन में मैंने बिस्किट्स की बात कर रहा हूँ या डॉग बिस्किट्स की बात कर रहा हूँ, बिस्किट्स की बात कर रहा हूँ, डॉग बिस्किट्स की बात नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी क्या हो जाएंगी, गलत। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी, और इसके आधार पर मतलब क्या बनेगा, लीजा ने बिस्किट्स दिए किसको, अपने डॉग को, तो इसका मतलब उसने अपने डॉग को बिस्किट्स दिए, यस। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन। आप सोचो इस चीज को लेके, जब तक आप सोचोगे नहीं ना, जैसे मैथ्स में सोचते हो कि भाई एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन इक्वेट कैसे करें, आपको वो इंग्लिश में लिख के देता है। इंग्लिश में जब आप मैथमेटिकल टर्म्स में लेके आते हो इक्वेट करना, 5xy प्लस 2xy वगैरह वगैरह जो भी वो बनाते हो, तो उसमें माइंड लगता है ना आपका, तो वही यहां पे लगे, सेम चीज है, कोई फर्क नहीं। समझ आ गया कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, ठीक। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं, द करेक्ट साइड टू ड्राइव इज, ये दो ऑप्शन है, कौन सा सही कौन सा गलत, बी फास्ट। द करेक्ट साइड टू ड्राइव इज राइट और लेफ्ट। चलो बहुत सारे बच्चों ने बोला, क्या बोला, चलो मैं चाहता हूं आप सोचो, मैं तो बता ही दूंगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला होगा, 90% स्टूडेंट्स ने बोला होगा लेफ्ट, ठीक है। हो सकता है कि 1 से 10% स्टूडेंट मैं मान लेता हूं कि उन्होंने बोला होगा राइट, ठीक है। चलो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, कोई ग्रामर बेस्ड नहीं है, वोकैबुलरी बेस्ड नहीं है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में ये सही हो जाएगा, अगर मैं दुबई चला जाऊं, ईरान चला जाऊं, इराक चला जाऊं, तो ये सही हो जाएगा। तो लैंग्वेज जो भाषा है ना, वो अगर आप टाइम चेंज कर दोगे, प्लेस चेंज कर दोगे, तो भी वो चेंज हो जाती, तो ये कभी स्टेबल है ही नहीं। तो जो लैंग्वेज काम करती है, जो क्वेश्चंस बनते हैं, वो हमेशा कॉम्प्रिहेंशन के बेस पे बनते हैं। चाहे वो आपके वोकैबुलरी, सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस को छोड़ के, सिनोनियम एंड एंटोनियम्स, उसमें कोई कंटेक्स्ट का रोल नहीं होता, कोई कॉम्प्रिहेंशन का रोल नहीं होता, और कुछ चंद ग्रामर के ऐसे क्वेश्चन जिनमें कॉम्प्रिहेंशन का रोल नहीं होता, अदरवाइज सारा पेपर ही कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होता है। चलो अब आपको कॉम्प्रिहेंशन के बारे में थोड़ा सा पता चल गया। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं थोड़ा सा वोकैबुलरी के बारे में, ध्यान से समझिएगा। मैंने एक आपको ये दे दिया वर्ड, ठीक है, एक फ्रेज दे दिया, ये पुट बाय लिखा, तो मैं सबसे पहले समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना। मैंने एक वर्ब लिखी यहां पे, ये लुक, ठीक है, ये एक वर्ब है। अब इस वर्ब के साथ मैंने एक प्रेपोजिशन जोड़ दी, क्या जोड़ दी, प्रेपोजिशन। अब ये एक वर्ड नहीं है ना, अब ये 2 वर्ड्स हो गए, ये तो एक वर्ड था, चलो अब ये कितने वर्ड्स हो गए, 2। अब ये 2 वर्ड्स हैं, अब या तो इसको फ्रेज बोलोगे या क्लॉज बोलोगे। क्लॉज इसको बोल नहीं सकते क्योंकि इन वर्ड्स में सब्जेक्ट नहीं है, तो इसको हमने क्या कह दिया, फ्रेज। क्या कह दिया, फ्रेज। अब ये पूरा का पूरा फ्रेज, अब ये पूरा का पूरा फ्रेज ही किसका काम करेगा, किसका काम करेगा, वर्ब का। तो इसी वजह से हम इसी को हम क्या कह देते हैं, फ्रेजल वर्ब।
पता चल गया। जैसे अब मैंने इसके साथ क्या किया, लुक के साथ कोई और प्रेपोजिशन लगा दी, मैंने वो लगा दिया इनटू, तो लुक इनटू का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना। मैंने बोल दिया लुक फॉर का मतलब किसी चीज को ढूंढना। बात समझ आ गई। तो वो सारी चीजें जो हैं वो फ्रेजल वर्ब्स हैं, आपको समझ आ गया। तो मैंने एक फ्रेजल वर्ब दिया आपको पुट बाय, तो इसका मीनिंग बताइए फटाफट क्या होता है। चलो, कुछ को आता होगा कुछ को नहीं आता होगा, सेम कहानी, ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट वे टू लर्न वोकैबुलरी, आपको क्या लगता है कि बेस्ट वे क्या है। हाँ, कोई भी बुक उठा लो और डिक्शनरी उठा लो, तो डिक्शनरी में मीनिंग्स पढ़ने स्टार्ट कर दो, या फिर कोई भी सिनोनिम एंटोनियम वाली पीडीएफ उठा लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा लो और वहां से करनी शुरू कर दो। कोई भी बुक ले लो, ABCD बुक ले ली, उससे वोकैबुलरी के क्वेश्चंस देख लिए और सिनोनिम एंटोनियम लगाने स्टार्ट कर दिए, तो वहां से कर लो। वो बेकार तरीका है, बकवास तरीका है, वहां से आप कभी सीख नहीं पाओगे, सीख पाओगे तो उसको रिटेन नहीं कर पाओगे, एग्जाम में उसकी एफिशिएंसी बहुत कम होगी, टाइम वेस्ट ज्यादा। स्मार्ट बनो, समझना। मैंने यहां पे एक लिखा हुआ है, द वाइफ टोल्ड हर हस्बैंड दैट वी शुड पुट बाय सम मनी फॉर अवर चाइल्ड्स फ्यूचर। ये एक सेंटेंस लिखा, क्या आपको इस सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ आया? सच 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 बताना यार, क्या आपको इस सेंटेंस का मीनिंग समझ नहीं आया? सोचो इस चीज को लेके, समझ आ गया ना यार, सिंपल सी बात थी। ध्यान से देखोगे इस सेंटेंस में हमने वो फ्रेज यूज किया हुआ है पुट बाय। क्या आपको इसका मीनिंग आपसे पहले पता था? नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मीनिंग क्या है, क्या आपको इसका मीनिंग पता होगा? यस। अब आप कह सकते हैं कि मुझे इसका मीनिंग पता है। क्या है इसका मीनिंग? क्या आपने डिक्शनरी को यूज किया? नहीं किया। फिर कैसे पता चला? फिर कैसे आया यार ये मीनिंग, कैसे समझ आया? किस चीज ने हेल्प की वोकैबुलरी को इनहेंस करने में? किस चीज ने? सोचो मेरे भाई, सोचो। सिर्फ एक ही चीज है जो लैंग्वेज में आगे लेके जा सकती है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन। बोला था ना लाइव एग्जांपल्स दूंगा, कुछ भी मैं हवा में बात नहीं करूंगा। क्या आपने कोई डिक्शनरी ओपन की? नहीं। क्या मैंने आपको कोई हिंट दिया? नहीं। लेकिन एक लाइन लिखी हुई थी, उस लाइन से आपने वो मीनिंग निकाल लिया। तो इसी वजह से कहा जाता है रीडिंग इज द बेस्ट वे टू लर्न वोकैबुलरी। क्योंकि जब आप चीजों को पढ़ते हैं ना, तो आपको जब कहानी समझ आ रही होती है कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ ये हुआ, तो जो वर्ड्स है ना उनका कंटेक्सचुअल मीनिंग समझ आने लगता है आपको कि उस कंटेक्स्ट में उसका क्या मीनिंग था। और वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपको एक वर्ड का लिटरल मीनिंग आता है, लेकिन अगर उसमें कोई कंटेक्स्ट दिख दिया, कंटेक्स्ट मीनिंग नहीं समझ आ रहा, तो उसको करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ सिनोनिम एंटोनियम में ही काम आने वाला है। और सिनोनिम एंटोनियम कितने आते हैं यार? 200 में से कितने आते हैं? 5 नंबर के, 4 नंबर के, 6 नंबर के, मैं मान लेता हूं 10 नंबर के आते हैं। 10 नंबर को छोड़ दो, बाकी 190 नंबर हैं हमारे पास। वो 10 नंबर से भी आपको 7 क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस तरीके से वोकैबुलरी करोगे। लेकिन जिस तरीके से आप वोकैबुलरी करने चाह रहे हो, उस तरीके से आपका पता क्या कुछ छूट जाएगा? आपका क्लोज टच छूट जाएगा। आपका जो कॉम्प्रिहेंशन में जो वोकैबुलरी आती है आपकी, वो छूट जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आपकी कॉम्प्रिहेंशन छूट जाएगी, सिर्फ ग्रामर रह जाएगी। और मैं ग्रामर में भी बताऊंगा कि ग्रामर भी विदाउट कॉम्प्रिहेंशन सक्सेसफुल नहीं है। तो इसका मतलब इंग्लिश को एस करना डिफिकल्ट नहीं, इंपॉसिबल है। किसके बिना? कॉम्प्रिहेंशन के बिना। समझना ध्यान से, हमने ऐसे लिखा हुआ, ध्यान से यहां पे। तो यहां पे आपको पता चल गया कि इसका मीनिंग ये होता है, सिंपल सी बात। अब और आगे कैसे वोकैबुलरी को बनाएं, कैसे समझाएं, कैसे इसको आगे लेके जाएं? तो अब क्या करो, आपने एक वर्ड पढ़ लिया, आपने इसको देख लिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि इसका एक आधा सिनोनियम देख लो। जैसे मैंने बोल दिया कि मैंने यहां पे लिखा पुट असाइड, मैंने यहां पे क्या लिख दिया? पुट असाइड। तो जो पुट असाइड है ना, ये भी आपका एक सिनोनियम है। इसका सिनोनियम है, इसका सिनोनियम है। असाइड का मतलब क्या है? असाइड का मतलब क्या होता है? बाय द साइड, बाय द साइड। और बाय का मतलब भी यही होता है, बिसाइड। बाय का मतलब भी क्या होता है? बिसाइड। बाय का मतलब भी बाय द साइड होता है। इसका मतलब, पुट का मतलब रखना, इसका मतलब कोई चीज साइड पे रख रहे हो। इसका मतलब जब आप पैसा साइड पे रख रहे हो तो सेव कर रहे हो, जब पैसा साइड पे रख रहे हो तो सेव कर रहे हो। तो वही पुट साइड का मीनिंग है, वही पुट बाय का मीनिंग है। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको इस यहाँ पे आपको टीचर की जरूरत पड़ेगी, ताकि आपको चीजों को जल्दी आप खुद कर सकते हो, ऑब्वियसली खुद कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये डीप थोड़े से मीनिंग्स है, इसके थोड़े से सिनोनिम्स है, इसको तोड़ मरोड़ के, रूट वर्ड्स निकाल के, इसको ग्रुपिज्म करके, यहाँ पे आपको टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज स्टार्टिंग करने के लिए रीडिंग इज द बेस्ट वे टू लर्न वोकैबुलरी। और इससे आपका कंटेक्सचुअल जो मीनिंग है वो डेवलप होगा। जैसे कंटेक्स्ट का मतलब क्या है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपको ये समझ आएगी कि यहाँ पे जो ये पुट बाय लिखा हुआ है, ये हमारा यहाँ पे किसका काम कर रहा है? एक वर्ब का काम कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
जैसे, तो इसका मतलब आपको क्या समझ आएगा, एक तो उसका मीनिंग समझ आना चाहिए वोकैबुलरी का, और उसका यूसेज का मतलब उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ आना चाहिए कि वो नाउन है, वो वर्ब है, वो एडजेक्टिव है, या फिर वो कुछ है। मैं ऐसे एक वर्ड लिखूंगा, आपको उसका मीनिंग भी बता दूंगा, लेकिन उसके ऊपर आप सेंटेंस नहीं लिख पाओगे, ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि मैंने पढ़ता ही हुई है वो बात, मुझे खुद डिफिकल्टी होती थी वो बात में, तो आपको भी होगी। तो अगर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच वीक है उस वर्ड्स को लेके, या कॉन्टेक्चुअल मीनिंग वीक है, तो कोई फायदा नहीं है वोकैबुलरी याद करने का। एक चीज ध्यान से समझना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ये, तो जब आप वोकैबुलरी करते हैं तो बेस्ट वे है रीडिंग का। रीडिंग क्या करती है, आपका कंटेक्चुअल यूसेजेस बनाती है, कंटेक्स्ट में आपको जो यूसेज होता है उसका वो डेवलप होता है, और जिससे आपके क्या सॉल्व होते हैं, जैसे मैंने बताया क्लोज टेस्ट एंड आरसी, दोनों चीजें सॉल्व होती हैं। और क्या होता है कि जब आप रीड करते हैं तो उसके साइड पे मीनिंग थोड़ा सा लिख लेंगे, नहीं भी पता चला तो डिक्शनरी में देख के उसका मीनिंग वहां पे लिख लिया, तो वहां पे जो आपका मीनिंग है ना ऑन रिकॉर्ड रह जाएगा। सिनोनिम एंटोनियम में तो आपने सिर्फ एक ऑप्शन, क्वेश्चन था उसके 4 ऑप्शंस थे, वहां पे तो आपने सिर्फ उसके आंसर नोट कर लिए, लेकिन उसका कंटेक्स्ट कहां समझ नहीं आएगा। तो जब तक आपके पास कंटेक्स्ट नहीं है वोकैबुलरी पॉसिबल नहीं है। समझ आ गई? चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे द ट्रेन्ड डॉग टू टेक द ग्लास ऑफ वाटर इन सेकंड, दे आएगा, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, खुद ही टाइपिंग वाइपिंग करनी पड़ती है यार इसी वजह से। जल्दी से बताओ सही गलत, बी फास्ट, पता चल जाएगा आपकी आप कहां पे जो है लाई करते हैं। चलिए, आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये सही है गलत। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ दे ट्रेन द डॉग टू टेक द ग्लास ऑफ वाटर इन सेकंड्स, हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया टेक। चलो, एक होता है स्पीकर, एक होता है लिसनर, ठीक है। एक वर्ड है, जैसे मैंने कह दिया कि मैंने कह दिया टेक, तो टेक का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। एक और मैंने यहाँ पे लिखा गो। गो का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज स्पीकर से दूर जा रही है, उस चीज के लिए, उस कंटेक्स्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, गो। ही वेंट टू दिल्ली, मतलब दिल्ली मेरे से दूर है, मैं दिल्ली में नहीं बैठा, तो इसका मतलब ये है। अगर कोई चीज स्पीकर की ओर आ रही है तो उसके लिए जो हम वर्ब यूज करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कम। अगर मैं बोल रहा हूँ ही केम टू दिल्ली, तो इसका मतलब मैं दिल्ली में बैठा हूँ, तो उसकी जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स द स्पीकर। अगर गो है तो फार अवे फ्रॉम द स्पीकर। समझ आ गई? वैसे ही अगर मैं कह रहा हूँ टेक, तो टेक का जो बेसिक मीनिंग होता है वो यही होता है कि अगर आप इसको कहीं से दूर लेके जा रहे हो तो यहां पे हम टेक का यूज करेंगे। अगर आप उसको पास लेके आ रहे हो, अगर आप उसको पास लेके आ रहे हो तो वहां पे हम क्या यूज कर लेंगे, ब्रिंग। क्या यूज कर लेंगे, ब्रिंग। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? ठीक। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है दे ट्रेन द डॉग टू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसका मतलब पता है क्या हो गया, उसने डॉग को ऐसे ट्रेन किया कि वो ग्लास, पानी का ग्लास उससे दूर लेके जा सकता है। क्या ये मीनिंग हम कहना चाहते हैं? क्वेश्चन तो वोकैबुलरी का है, क्वेश्चन किसका है, वोकैबुलरी का। किसका? वोकैबुलरी का। लेकिन मीनिंग सही नहीं ना बैठ रहा, किसकी वजह से गलत हो रहा है, मीनिंग की वजह से, ग्रामर की वजह से, किसकी वजह से, मीनिंग की वजह से, क्योंकि मीनिंग अलाउ नहीं ना कर रहा सेंटेंस। अगर सपोज करो कि मैं टेक की जगह पे यहाँ पे ब्रिंग लिख दूं, तो क्या ये काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो हम बेसिकली, अगर मैं डॉग को ट्रेन कर रहा हूँ, जैसे आप मूवीज वगैरह में देखते हो कि उस इंसान ने बॉल फेंकी, ठीक है, तो जो आपका डॉग है पहले बॉल की तरफ जाएगा फिर वापस आएगा बॉल को लेके, तो ये मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं। तो इसका मतलब हम जो मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं वो ये कन्वे करना चाहते हैं कि वहां पे गया और वापस आ गया। तो इस सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड। तो इसी वजह से हमें यहाँ पे टेक का यूज नहीं, किसका यूज करना पड़ेगा। तो ये जो वर्ड्स हमने प्लेस किए, ये किसके बेसिस पे कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे या वोकैबुलरी के बेसिस पे? कॉम्प्रिहेंशन बेस है हमारा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ ये टेक वाला भी गलत हो गया, ये ब्रिंग वाला भी गलत हो गया, तो मैंने आपको बताया कि क्या यूज करना पड़ेगा, फेच। समझ आ गई बात? चलो आगे चलते हैं। एक सेंटेंस ये देखो फटाफट। चलिए, आपको देखना है कि किस पार्ट में एरर है। He says that he has forgotten his wallet at home. बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं कुछ ना कुछ माइंड में आ रहा होगा, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, यू मस्ट बी ट्राइंग, राइट। चलिए, तो जो भी आपने आंसर टिक किया तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे हमने एक वर्ड यूज किया दैट इज फॉरगॉटन, ये थर्ड फॉर्म है। बेसिक फॉर्म क्या होती है, फॉरगेट। क्या फॉर्म होती है, फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब क्या होता है कि व्हेन यू स्किप समथिंग इन योर माइंड, व्हेन यू, जो एक फैक्ट है आपके माइंड में कुछ है, आपके माइंड में वो फैक्ट है, जब वो फैक्ट मिस हो गया ना,
तो उसको हम बोलते हैं फॉरगेट, उसको हम बोलते हैं फॉरगेट। जैसे फॉर एग्जांपल, ये गलत हो गया, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉरगेट का मतलब होता है टू नॉट टू रिमेंबर टू डू समथिंग दैट यू ऑट टू डू, जो तुम्हें करना चाहिए था लेकिन तुम वो करना भूल गए, जो तुम्हें करना है या तुम करना भूल गए, उसको हम कहते हैं फॉरगेट। जैसे मैं बोलूँ आई फॉरगेट टू कॉल देम, तो ये एक चीज थी आपके माइंड में, ये एक एक्ट था या फिर एक डेटा था आपके माइंड से, वो स्किप हो गया, दैट इज कॉल्ड फॉरगेट। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं आई फॉरगेट माई पर्स, तो इससे क्या समझ आता है कि मैं अपना पर्स भूल गया कहीं पे। ठीक है, तो अपना पर्स भूल गया, बस आप इतनी बात को स्ट्रेस करना चाहते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, जब कभी भी आप फॉरगेट के साथ किसी प्लेस का रेफरेंस दे देंगे, तो जो आप भूले हैं ना, वो किसी जगह पे भूले हैं। अगर आप इस बात को डिनोट करना चाहते हैं, किसी प्लेस का रेफरेंस देना चाहते हैं, तो इसके लिए जो हमें वर्ड यूज करना पड़ेगा उसको हम क्या कहते हैं, लीव। क्या कहते हैं, लीव। अक्सर मुझे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर वोकैबुलरी का मतलब हिंदी जानना है यार, कि हिंदी में ट्रांसलेट कर दो, कि मुझे इसकी हिंदी ट्रांसलेट करके दे दो, कि आपने बोलता दिया फॉरगेट, इसका हिंदी मीनिंग बता दो। वो हिंदी मीनिंग नहीं भी ट्रांसलेशन है, तो फॉरगेट का मतलब तो भूल जाना है। तो यहाँ पे तो वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि वो अपना पर्स भूल गया। तो हिंदी जानने से क्या आपको कोई सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो इंग्लिश में आ रहा है ना, या तो हिंदी में आ रहा हो, समझ में बात, तो उसके बेसिस पे तो आप कर नहीं पा रहे। तो जब आप ऐसी कंटेक्स्ट में यूज करोगे वर्ब, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीव। और लीव की थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी। तो अगर आपने यहाँ पे कह दिया ना मैं फॉरगेट माई पर्स एट होम, तो आपने फॉरगेट को रिलेट कर दिया किसी प्लेस के साथ, फिर आप वहां पे फॉरगेट वर्ब का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फॉरगेट तो जस्ट आपके माइंड के लिए यूज हो रहा है, आप कोई एक्टिविटी करना चाहते थे या करने वाले थे, या वो उस चीज को भूल गए। लेकिन जब आप किसी प्लेस पे भूल गए, तो यू लेफ्ट समथिंग देयर, तो इसी वजह से यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट। तो क्या हिंदी जानने से वोकैबुलरी आएगी, नहीं आएगी। एग्जाम्पल आपके सामने है, सिनोनिम एंटोनियम कर सकते हो, बस वो आप कर सकते हो। अगर आपको वो 5-6 नंबर के पीछे भागना है, तो फिर आप ये सब छोड़ दो। समझ आ गई बात। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूं ये क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन तो आपने दे रखा होगा, ठीक है, कहां आया, कहां आया, CGL 2019 मेंस, कहां आया, CGL 2019 मेंस। और ये 18 नवंबर को आया या 16 को आया, 15 को आया, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये आया है। ठीक है, 15 को आया, शायद 16 को आया, जो भी है। आई कैन एक्सप्लेन यू द रीजन फॉर द डिले इन एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे फॉर को गलत कर दिया, फॉर को कह दिया कि यहाँ पे हम ऑफ कर देंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे फॉर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि जो फॉर है ना, ये रीजन की प्रेपोजिशन है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं आई एम सॉरी ब्लैंक यूर लॉस, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यूर ऑफ लिखोगे, फॉर लिखोगे, फॉर लिखोगे ना, क्यों, क्योंकि आपने रीजन को इंट्रोड्यूस करना था। तो रीजन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमेशा ही फॉर का यूज करते हैं। बात समझ आ गई। ही वॉज पनिश्ड फॉर शाउटिंग इन द क्लास, जो शाउटिंग है वो रीजन है, इसी वजह से उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने फॉर का यूज कर लिया। तो ये भी तो रीजन है ना, ये रीजन दिया, साफ साफ तो उसने रीजन लिखा हुआ है, तो इसके लिए ऑफ कैसे यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे फॉर आएगा, सिंपल सी बात। नहीं याद हो रहा तो रट्टा मार लो, यही कर सकते हैं हम। ठीक है, तो रट्टा मार लो, चलो इसको छोड़ दो। अब यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ आई कैन एक्सप्लेन यू द रीजन, अब इसके ध्यान से समझना एक चीज को, बात मैं आपको 2 वर्ड सिखाना चाहता हूँ, आप समझोगे वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है एक्चुअल में। आपने जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंसेस लिखे, इसको देखो कौन सा सही कौन सा गलत। मैं बिना आपके इन्वॉल्वमेंट के पढ़ा ही नहीं सकता। चलो आपने देख लिया होगा, द डॉक्टर सजेस्टेड हिम दैट ही शुड अवॉइड जंक फूड, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम दैट ही शुड अवॉइड जंक फूड। ठीक है, डॉक्टर उसको एडवाइस कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है। हमने यहाँ पे 2 सेंटेंसेस लिखे, बस एक फर्क जो है वो कौन सा फर्क है, एक एडवाइस लिखा हुआ है, दूसरा कौन सा लिखा हुआ है, सजेस्टेड। ठीक, कौन सा सही कौन सा गलत, तो जो भी आपके माइंड में आंसर आए, मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि पता नहीं अब कौन कौन यहाँ पे देख रहा है। यहाँ पे मैंने जनरली क्लास में इतना नहीं पूछा इसको, तो मैं इसको कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको दोनों वर्ड समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या, एक हमने यहाँ पे वर्ड लिख लिया एडवाइस, ठीक है, एक सी से होता है, एक होता है एस से। ठीक है, जो सी से होता है ये हमारा नाउन होता है, और जो एडवाइस एस से होता है ये हमारा वर्ब होता है। ये बात तो आपको बेसिकली पता होगी यार, ये तो बच्चों वाली बात है। ठीक है, सॉरी, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एस वाले अपने वर्ब होते हैं, प्रैक्टिस हो गया, एडवाइस हो गया, लाइसेंस हो गया, वगैरह वगैरह। एक होता है सजेशन, जस्ट लिख लो, क्योंकि मैं यहाँ पे भी वर्ब लिखी हुई है, तो ये दोनों वर्ब हो गई। ठीक है, तो अब इन दोनों में क्या फर्क होता है, ध्यान से समझना। आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, क्योंकि मैंने बताया कि जब मैं कोई थ्योरी पढ़ाता हूं, जब भी कोई मैं
कंसेप्ट पढ़ाता हूं, अगर उसकी प्रैक्टिकलिटी नहीं है तो यार वो व्यर्थ है। ठीक है, अब आपको ये सूट करता है नहीं करता उसमें मैं पता नहीं कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरा तरीका यही है। जैसे एक एग्जांपल है, ये ए आप हो, ये बी आपका फ्रेंड है। ठीक है, आप जो है मतलब एक स्कूल टीचर है, स्कूल टीचर। ठीक है, और आपका जो एक फ्रेंड है, ठीक है, इसकी मोबाइल की शॉप है, मोबाइल शॉप। ठीक है, ध्यान से समझना। आपने सोचा कि मैं नया फोन लेता हूं, आपने सोचा कि मैं नया फोन लेता हूं, आपने अपने दोस्त से पूछा कि क्या मुझे 20,000 रुपये स्पेंड करना है, मतलब मेरा बजट इतना है। ठीक है, या फिर उसने बोले कि रकम बोले कि मेरा बजट जो है 20,000 रुपये। अब उसने बोला कि यार कि क्या इतना पैसा स्पेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसने से ये बात पूछ ली, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आज के टाइम पे 20,000 एक फोन पे स्पेंड करना ज्यादा है या कम है, क्योंकि मैं इन चीजों से दूर हूं। या 50,000 करना चाहिए, 20,000 करना चाहिए, तो उसने ये बात पूछी कि मुझे 20,000 करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ए ने बी से क्या मांगी, ए ने बी से एडवाइस मांगी या सजेशन मांगी, जल्दी से सोच के बताओ। ए ने बी से एडवाइस मांगी या सजेशन मांगी, बी फास्ट। ठीक, तो आपने जो भी सोचा, ठीक है, यहां पे उसने जो से मांगी दैट इज एडवाइस। आप बोलोगे सर मुझे तो ये फील नहीं हुआ, क्यों नहीं फील हुआ, क्योंकि बच्चे कॉम्प्रिहेंशन भी है, सीधी सी बात। जिसको ये चीज समझ आ गई, फीलिंग जो आ रही है वो कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे आ रही है, ना वो ग्रामर के बेसिस पे, ना वो वोकैबुलरी के बेसिस पे, सीधी सीधी सी बात है। तो यहाँ पे अगर अभी भी फील नहीं हो, थोड़ा सा कोई बात नहीं, अभी कहानी खत्म नहीं हो, कहानी आगे चलेगी। ठीक है, तो उसने बोल दिया कि हाँ भाई तू 20,000 खर्च दे, 20,000 सही है आज के टाइम पे, जेन्युइन है, इतने में फोन बढ़िया आ जाएगा। ठीक, तो फिर उसने बोला, ए ने बोला कि मुझे कुछ फोन्स इस रेंज में मुझे कुछ फोन्स जो है एडवाइस कर या फिर सजेस्ट कर, एडवाइस कर या सजेस्ट कर। अब बताओ कि यहां पे क्या आएगा, वो कुछ फोन आपको एडवाइस करेगा या सजेस्ट करेगा। अब तो आपको पता चल गया होगा, अब वो आपको क्या करेगा, सजेस्ट। सजेस्ट का मतलब होता है व्हेन यू रेफर समथिंग, टू रेफर। और भी बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, सजेस्ट का मतलब हिंट देना, में बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। मैं बस आपको एक मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जज कर लो कि सर ये मीनिंग भी होता है, होते होंगे भाई, होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मैं लेकिन आपको बेसिक मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपको शायद कहीं देखने को ना मिला हो, या मिले हो पता नहीं, मिला नहीं मिला। तो यहां पे वो सजेस्ट करेगा, तो इसका मतलब ये है कि आप सजेस्ट जो है किसी चीज को कर सकते हैं। बात समझ आ रही है, यू कैन सजेस्ट समथिंग, नॉट समबडी। यू कैन सजेस्ट अ फोन, ठीक है, यू कैन सजेस्ट मी आइडिया, यू कैन सजेस्ट मी आइडिया, आप आइडिया सजेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब आप आइडिया रेफर कर रहे हैं, आप कुछ रिकमेंड कर रहे हैं, तो वहां पे आप सजेशन वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इससे ग्रामर कहां से निकल के आएगी। अगर मैं आपसे पूछूं सजेस्ट समथिंग और समबडी, फिर मैं आपसे पूछूं एडवाइस समथिंग और समबडी, तो बताना मुझे। मैंने आपको बताया कि आप किसी चीज का रेफरेंस दे सकते हो, रिकमेंड क्या करोगे, क्योंकि इंसान रिकमेंड कर रहे हो चीज, तो यू कैन सजेस्ट समथिंग। सेम वे यू कैन एडवाइस, किसको एडवाइस कर रहे थे, जो एडवाइस का रिलेशन किसके साथ था, बताओ, एडवाइस का रिलेशन किसके साथ, इंसान के साथ था ना, यहाँ पे तो कोई चीज नहीं है बीच में, यस और नो पूछ रहा था वो, तो इसका जो रिलेशन है वो किसके साथ है, समथिंग के साथ है, समबडी के साथ, तो इसका रिलेशन जो है वो किसके साथ है, समबडी के साथ। इतनी कहानी समझ आ गई। जब आपको ये कहानी समझ आ गई तो अब एक बात सोचो, यहां पे हमने जो लिखा क्या लिखा, ये एक्सप्लेन, तो इससे पहले भी हमने जो सेंटेंस किया था उसको उस पे आ जाते हैं, यहां पे आ जाते हैं। तो मैंने बोला कि आप किसी इंसान को एडवाइस कर सकते हो, तो इंसान इसका ऑब्जेक्ट बन सकता है, बिल्कुल सही है, ये लॉजिकल है, बात समझ आ गई। लेकिन यहां पे जो सजेस्ट है, आप कोई चीज को सजेस्ट कर सकते हो, या आपने क्या चीज सजेस्ट की, ये वाली चीज आपने सजेस्ट की, या तो आपसे यहां से हिम हटा दो तो सही हो जाएगा, या फिर ये जो हिम है ना वो इसका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, अगर वो इसका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता तो बीच में प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी, इसी वजह से बीच में टू लगाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ग्रामर टेक्निकल हो जाएगा, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, इसको ग्रामर में डिटेल में समझा सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा हिंट मिला होगा कि यहां पे अगर मैंने टू लगाया तो वो क्यों लगाया, क्योंकि जो हिम है वो इसका लॉजिकल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ये समझ लो। लेकिन जो एडवाइस है, यू कैन एडवाइस समबडी बट यू कैन कांट सजेस्ट समबडी, यू कैन सजेस्ट समथिंग। बात समझ आ गई। तो इसी वजह से हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ा, टू। सेम केस यहाँ पे अभी
आप जो एक्सप्लेन है ना, आप यू कैन एक्सप्लेन अ थ्योरी, यू कैन एक्सप्लेन अ कंसेप्ट, यू कैन एक्सप्लेन अ थ्योरम, यू कैन एक्सप्लेन अ आइडिया, यू कैन एक्सप्लेन अ प्रोजेक्ट, बट यू कांट एक्सप्लेन समबडी, यू कैन एक्सप्लेन टू समबडी, क्योंकि जो समबडी है ना वो उसको सुन रहा होगा, वो रेसिपेंट होगा, लेकिन जो एक्चुअल में चीज एक्सप्लेन की जा रही है वो तो टेबल पे पड़ा आइडिया है ना, वो तो आपने गायब कर दिया। तो यहां पे एक्चुअल में हम ये बात कहना चाहते हैं, आई कैन एक्सप्लेन समथिंग टू यू, तो यहां पे यू जो है ना वो एक्सप्लेन का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, इसी वजह से यहां पे टू आएगा। तो ये आपका सीजीएल का क्वेश्चन है और ये वोकैबुलरी के यूसेज के बेसिस पे है ये क्वेश्चन, कि ग्रामर की गलती, भाई ग्रामर की गलती तो बाद में है ना, वो उस वर्ड का मीनिंग है, वो मीनिंग डिसाइड कर रहा है कि वो टू आएगा नहीं आएगा, ये ग्रामर डिसाइड कर रही है, ग्रामर तो डिसाइड नहीं कर रही। तो आपके एरर्स के क्वेश्चन भी वोकैबुलरी के कंटेक्सुअल यूसेज पे भी आ गए। और बताओ, एवरीथिंग इज मिक्स्ड। आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ग्रामर पढ़ लोगे और बाकी चीजें छोड़ जाओगे और निकल लोगे, पॉसिबल ही नहीं। जो निकल के पता नहीं किस तरीके से निकले हैं सर, मेरी समझ से तो बाहर है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो ये हो ही नहीं सकता। समझ आ गई कहानी? आई होप आ गई होगी। चलो छोड़ो, ठीक है, नहीं आई तो मजे करो। यहां पे मैंने बोल दिया ब्लैंक एग, ए एंड द, फटाफट बता दो। ग्रामर के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, वोकैबुलरी के बारे में आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की है, बी फास्ट। सबने बोल दिया कि चलो एन एग, ठीक, ये मैं बताऊं, सॉरी, वेयर इज ब्लैंक एग, ए एग, एन एग, दी एग, बताओ बताओ। आप लगा पाओगे एंड? नहीं लगा पाओगे। तो कहां चलेगी आपकी ग्रामर, जिसने सिखाया आपको एग के आगे एन आएगा? बता दो मुझे। गलत हो गया, सब गलत हो गया, क्योंकि एवरीथिंग इज कंटेक्स्ट बेस्ड। अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन पीछे छोड़ दी तो सब सवाह हो जाएगा आपका, कोई ग्रामर काम नहीं आएगी। तो क्या आप याद कर सकते हैं कि एग के साथ हमेशा एन आएगा? ये याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि कभी भी कुछ चीज स्टेबल हो ही नहीं सकती, लैंग्वेज में तो हो ही नहीं सकती। अगर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे ये स्टेबल है, मैं आप उसी टाइम पे वो करके दिखाऊंगा, आप बोलोगे यार ये पॉसिबल कैसे, आप उसको हजम ही नहीं कर पाओगे। आप सीख तो जाओगे लेकिन हजम नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो 20 साल में सीखा, आप बोलोगे सर आपने तो आगे उसमें उसको 1 घंटे में कंट्रास्ट कर दिया यार, ऐसे इतनी जल्दी कैसे हम उसको अडेप्ट कर लें? टाइम लगेगा, ऑब्वियसली टाइम लगेगा। हो सकता है कि आपको ये लेक्चर 10 बार देखना पड़े, और देखेंगे भी स्टूडेंट्स, मैं भी बता देता हूँ। Because language is not about vocabulary or grammar, it's all about context, or we can say comprehension. ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये भी तो शुरुआत है, अभी आगे आ जाओ। सही गलत जो भी आपके माइंड में आ रहा है कोशिश करो। डज वन ऑफ द यूनियन लीडर्स हैज एनी इंटेंशंस, सॉरी ये इंटेंशंस गलत, 2 बार आ गया, ठीक है, इसको यहां से काट दो, सॉरी यहां से काट दो। इंटेंशंस टू गेट गेन्स ऑफ द ऑनगोइंग रिवोल्ट, ठीक है, मीनिंग आपको समझ आ गया होगा कि किसी लीडर की इंटेंशंस है क्या कि वो इस जो रिवोल्ट वगैरह चल रहा है, जैसे अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, उससे उसको फायदा वगैरह मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। मैं आपको जो समझाना चाहता था वो क्या है, यहाँ पे इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, वन, ठीक है, वो हमारा क्या है, वन। तो वन ऑफ द यूनियन लीडर्स हैज एन इंटेंशंस, बच्चे को देख के बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। हमें तो ये सिखाया गया कि भाई जब मैं बोलूं कि वन ऑफ द बॉयज हैज और हैव, मैंने ये लिख दिया, तो पता है कि हमें भाई ये सिखाया गया, रट्टा मरवा दिया गया कि वन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगा दो, हैज लगा दो, तो आंखें बंद करके हैज लगा दिया। लेकिन सोचो मैं यहाँ पे ये लिख दूं, सोचो कि मैं यहाँ पे ये लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा फिर यहाँ पे हैज से गलत, क्योंकि फिर डज के बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, बेसिक फॉर्म। बेसिक का मतलब जो डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं गो, गो से हम क्या बना लिया, गोज, तो जो बेसिक फॉर्म है वो ये है। ये तो हमने ड्राइव कर ली ना, क्यों ड्राइव की, क्योंकि हमने V1 सिंगुलर के साथ दिखाना था इसको, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को ड्राइव कर लेते हैं। फिर हमने वेंट भी ड्राइव कर ली, फिर हमने गोन भी ड्राइव कर ली, फिर हमने बोला कॉन्टिन्यूस टेंस भी बनाना, गोइंग भी ड्राइव कर ली। इंसान अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग सब कुछ करता है, घर बना लिया, ये बना लिया, अब इंटरेक्टिव बोर्ड भी बना लिया, कल को पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पे देखो डज लिखा हुआ है, तो डज लिखा हुआ तो हैज कैसे आ गया? स्टेटमेंट में आपने देखा कि यहाँ पे हैज आ गया, लेकिन स्टेटमेंट से मैंने क्वेश्चन में चेंज कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, हैव आ गया। तो आप याद करके नहीं जा सकते कि हमेशा ही आएगा,
तो वो सब आपको हर तरीके का सेंटेंस जो है क्लास में करवाना पड़ेगा, उसके एनालिटिक्स इतने स्ट्रांग करने पड़ेंगे कि वो काबिल बन जाए। आपको क्या लगता है कि जॉब जो है हर किसी को मिल जाती है? जरूरत तो हर किसी को है, क्या हर जरूरतमंद को जॉब मिल जाती है? नहीं मिलती। जॉब उसी को मिलती है जो उसको डिजर्व करता है। डिजर्विंग को मिलेगी, ये बात हमेशा ध्यान रखना। कोचिंग तो सब लेने आ गए ना, लेकिन जो डिजर्व करता है जॉब तो वही ग्रैब करेगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो आपको हर तरीके का सेंटेंस, हर तरीके की एनालिसिस करना पड़ेगा वहां पे जाने से पहले, कि यहाँ पे ये ऐसा हो गया, यहाँ पे ऐसा हो गया। तो ग्रामर बेस्ड है थोड़े बहुत क्वेश्चंस। अब एक क्वेश्चन और है, जल्दी से करो, बी फास्ट। चलो आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक। हैव यू एवर हर्ट ब्लैंक समवन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है ना, हैव यू एवर ब्लैंक हर्ट समवन, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं आंखें बंद करके यहाँ पे बाय लगा देंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सेंटेंस का जो आंसर है, ठीक है, वो बाय नहीं, क्या आएगा? नो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड। क्योंकि यहाँ पे ये कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। और सबसे बड़ी बात कैसी वर्ब है? एक्टिव वर्ब। एक्टिव वर्ब का मतलब ये है कि इसका जो डूअर है वो यहाँ पे ये है, ये हमारा सब्जेक्ट है और यही हमारा डूअर है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये। तो इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसी वजह से आपको कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। ये आपको ट्रांजिटिव इंट्रांसिव आना चाहिए। मतलब ये ग्रामर के थोड़े से बेसिक पैटर्न है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन बताया, कॉम्प्रिहेंशन किस तरीके से देखना है, किस तरीके से आता है, कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है, वोकैबुलरी किस तरीके से एग्जाम में आती है, किस तरीके से हम उसको टैकल कर सकते हैं। अब थोड़े से ग्रामर के स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने चीजों को याद किया हुआ, क्रैम किया हुआ है, ठीक है, तो वहां पे मार्क आ जाओगे। अब अगर यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू पे देखोगे तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे फीलिंग में वाई लगा दें, तो यहाँ पे आपको ग्रामर भी आनी चाहिए। ग्रामर भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं, ग्रामर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब ग्रामर क्या कहती है कि जब भी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी होगी तो वो पैसिव स्ट्रक्चर है। ये कॉम्प्रिहेंशन नहीं, ये बात सिखाता, कॉम्प्रिहेंशन नहीं सिखाता। कॉम्प्रिहेंशन तो कंफ्यूज कर देता है इसमें। ये स्ट्रक्चर आपको ग्रामर की क्लासेस में समझ आते हैं। टेंस क्या होता है, टेंस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एक्टिव पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्टिव कब यूज करते हैं, पैसिव कब यूज करते हैं, ये कंक्रीट जो होती है ग्रामर की क्लासेस में, ये सारे कंसेप्ट कंक्रीट होते हैं। समझ आ गया? चलो एक क्वेश्चन और है। तो अभी तक मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए कुछ ग्रामर बेसिस पे थे। अभी ध्यान से समझना। He cheated his employees cleverly over the years but they never found out। ठीक, मीनिंग समझ आ गया होगा आपको? ठीक, सही है गलत? ठीक। तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारी कोशिशें करेंगे, आप भी कीजिए। ठीक, तो आपने जो भी कोशिश की ध्यान से समझिएगा। मैक्सिमम जो आंसर्स आते हैं वो क्या आते हैं? नो एरर, ठीक है। लेकिन मैं हिंट देना चाहता हूँ, नो एरर तो नहीं, समझना। मैंने ये लिखा हुआ है, आई एम फ्री एंड आई कांट हेल्प यू। आई एम फ्री बट आई कांट हेल्प यू, कौन सा सही कौन सा गलत? बी फास्ट। चलो आपने दोनों में से टिक कर लिया। पहले वाला क्या होगा? गलत हो गया, ठीक। दूसरे वाला क्या होगा? सही हो गया। पता क्यों? क्योंकि जो एंड कंजंक्शन है ये ऐसे दो फैक्ट्स को ज्वाइन करता है जो एक दूसरे के फेवर में हो, और जो बट है ये किसी ऐसी दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करता है जो एक दूसरे के कंट्रास्ट में हो, कॉन्ट्रेरी हो। पहले वाले तो फेवर में है, मैं फ्री हूं तो भाई मैं हेल्प कर सकता हूं, लेकिन मैं तो हेल्प कर नहीं रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे तो एंड गलत हो गया, ठीक है। आई एम फ्री बट आई कैन हेल्प यू। अच्छा, तो इसमें आप देखोगे तो इसमें भी कंट्रास्ट आ गया, तो आप ध्यान से देखोगे, अगर वो फ्री है तो हेल्प कर सकता है, तो इसका मतलब ये फेवर में, और ये वाली जो सिचुएशन है कंट्रास्ट में, तो इसका मतलब पहले वाले में हमें क्या यूज करना पड़ेगा? बट, और दूसरे वाले में हमें क्या यूज करना पड़ेगा? एंड। तो आपने ये सही कर लिए होंगे, मुझे लगता है कि आपने ये बहुत इजीली सही कर लिए होंगे। तो हुआ क्या बेसिकली? क्या आपको एंड का मीनिंग नहीं पता था? पता था। क्या आपको बट का मीनिंग नहीं पता था? पता था। आपने ये सेंटेंस ही सही कर लिए सही। लेकिन यहां पे आ जाओ, यहां पे आप इसको गलत सही नहीं कर पाए। पता है क्यों? ध्यान से समझना। एक सिचुएशन है, एक एम्प्लॉय है, ठीक है, एक एम्प्लॉय है, वो चीट कर रहा है, ठीक है, अपने ए जो है चीट कर रहा है, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज को, और क्लेवरली कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्लेवरली कर रहा है, ठीक है, क्लेवर तरीके से कर रहा है, चुस्त चालाक होकर उसको चीट कर रहा है। तो इसका जो कंक्लूजन निकलेगा वो क्या निकलेगा? कि उनको पता चलना चाहिए या उनको नहीं पता चलना चाहिए। अगर मैं किसी इंसान को ट्रिक कर रहा हूं बहुत चुस्त तरीके से, तो उसको पता चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसका मतलब उनको कभी पता नहीं चलेगा, तो दे विल नेवर फाइंड आउट, वॉन्ट एबल टू फाइंड। तो ये वॉन्ट एबल टू फाइंड, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई है ये आपस में फेवर में या कंट्रास्ट में? फेवर में। अगर ये फेवर में तो ज्वाइन करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? एंड। यहां पे देखो,
ही चीटेड ही एम्प्लॉयज ओवर द ईयर्स, ओवर का मतलब ड्यूरेशन, ओवर का मतलब ड्यूरेशन, इतनी ड्यूरेशन के लिए भी चीट करता रहा, उनको कभी पता नहीं चला। ये जो सिचुएशन लिखी हुई है ये इसके फेवर में है, कंट्रास्ट में, फेवर में। तो बस मुझे इतना बता दो कि आपको एंड नहीं आता था, कि आपको बट नहीं आता था, तो ये जो सेंटेंस आपने गलत किया वो किसके बेसिस पे गलत किया? ग्रामर के बेसिस पे, कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन। आपको मीनिंग नहीं पकड़ पाए। क्वेश्चन तो एरर का है ना, तो इसका मतलब अगर 200 में से 140 नंबर के ग्रामर आ रही है तो वो ग्रामर भी नहीं कर पाओगे अगर कॉम्प्रिहेंशन वीक है मेरे दोस्त। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अगर मैं यहां पे सपोज करो कि दे फाइंड आउट इजिली, ठीक है, तो फिर मैं वहां पे बट लिखता, क्योंकि भाई उसको तो क्लेवरली उसने तो जोर लगा दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको ढूंढ लिया इजीली, तो फिर वहां पे मैं बट का यूज करता। एग्जांपल से समझिए, ही गेव अ लॉन्ग स्पीच बट एवरीबडी फेल्ट बोर्ड। ऐसा एक क्वेश्चन सीजीएल 2019 में है, उसी से मैंने उठाया हुआ क्वेश्चन है, सेम नहीं है, डिफरेंट है, उसमें टेक्निकल ग्रामर थोड़ी सी थी और डिटेल में थी, तो उसी वजह से मैंने नहीं उठाया। ही गेव अ लॉन्ग स्पीच, एवरीबडी फेल्ट बोर्ड। तो अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा बड़ी स्पीच दे रहा है तो लोग बोर फील करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे ना। ही गेव अ लॉन्ग स्पीच, नोबडी फेल्ट बोर्ड। तो ये जो स्टेटमेंट है आपस में फेवर में, कंट्रास्ट में, कंट्रास्ट में, अगर ये कंट्रास्ट में यहाँ पे बट सही हो गया, तो ये आप ये कह सकते हैं कि ये लेवल 1 था, ये लेवल 1 था स्टेटमेंट का। आप बहुत इजीली कर लेंगे ये, 60% स्टूडेंट्स कर लेंगे ये ऐसे क्वेश्चंस। फिर ये कह सकते हैं ये लेवल 2 है, एवरीबॉडी नोबडी वाला। इसको मैं कह रहा हूं कि ये 80% स्टूडेंट्स कर लेंगे, मैंने ये कह लिया, क्योंकि आज में कंपटीशन इतना ज्यादा है, फ्री में एजुकेशन हो रही है, बिल्कुल यूट्यूब पे सब पढ़ रहे हैं और कोर्सेज की प्राइस इतनी सस्ती, हर कोई पढ़ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ 80% ये सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही 10% बच्चे, सॉरी 80% गलत हो गया। तो कहने का मतलब ये था कि आप, आई होप आप समझ गए होंगे कि ये वाला जो है ये 80% कर लेंगे, ठीक है, और ये मतलब 60% कर लेंगे। तो आई होप आप मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। तो वही है कि वर्ड्स के पीछे मत भागो, ठीक है, जो मैं कहना चाहता हूँ उसके पीछे भागो। लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है मुझे लगता है कि 10 से 20% बच्चे ही इसको कर पाएंगे, वो भी नहीं कर, क्योंकि आज तक किसी ने सही आंसर नहीं दिया। मैं 2-3 साल हो गए क्वेश्चन पूछते, लेकिन किसी ने कभी इसका सही आंसर दे नहीं पाया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपका दिमाग खोल देते हैं कि यार आप, फिर आप पता क्या है कि हो सकता है कि ये सेम क्वेश्चन आए, या फिर आप बोलोगे कि सर आप हुआ बना रहे हो कि बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन दिखा के, नहीं, ऐसा कुछ, ऐसा नहीं। इसका बस मेन मोटिव यही है कि जब कल को आप एक ग्रामर का क्वेश्चन पढ़ो तो आपके माइंड में उसका मीनिंग साथ साथ में पैरेलली चलना चाहिए ग्रामर के साथ साथ। अगर आप उसका मीनिंग पीछे छोड़ाओगे, सिर्फ ग्रामर के पीछे भागते रहोगे, तो फिर आपकी एबिलिटी जो है वो बढ़ेगी नहीं लैंग्वेज में, ग्रामर तक ही रह जाएगी, आप एक सर्कल में ही रह जाओगे कैद। मैं तो आपको सर्कल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ आ गई भाई बात? यहां तक कोई दिक्कत वगैरह है तो पूछो, ठीक है। अच्छा, फिर मैं थोड़ा सा टेक्निकल हो जाऊं, ग्रामर बीच में ले आऊं इसमें। मैं यहाँ पे पूछूं कि फ्यू आएगा, दी फ्यू, फ्यू आएगा, फ्यू आएगा। अब एक क्वेश्चन आप कमेंट करके मेरे को बता देना, इसका आंसर आप बताना, आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन और ध्यान से देखो, जो भी आपको लग रहा है कि ये सही है गलत, बी फास्ट। गुड नाइट मैडी, हैव अ ग्रेट डे। ये क्वेश्चन किसी बुक से लिया है, मैंने खुद नहीं बनाया, ये तो मैंने बुक से लिया है, और पहले वाला भी मैंने बुक से लिया था, बस वो किसी अच्छे वाले एग्जाम से लिया हुआ था, एक लेवरली वाला, ठीक है। देखो ध्यान से, आप बोलोगे सर यार सही लग रहा है, पता नहीं गलत है, सही है, अब तो घूम गए, ठीक है कोई बात नहीं। देखो, जब आपने किसी को गुड नाइट विश कर दिया तो इसका मतलब वो इंसान जो है सोने जा रहा है, दिन छिप गया होगा मतलब, ठीक है, तो वो सोने जा रहा है। लेकिन आपने तो यहाँ पे क्या लिख दिया, हैव अ ग्रेट। हैव अ ग्रेट डे कब बोलोगे? दिन में, मॉर्निंग में बोलोगे या रात को बोलोगे? मॉर्निंग में बोलोगे, तो ये तो गलत हो गया। ये सेंटेंस किस वजह से गलत हुआ? मीनिंग की वजह से, या कॉम्प्रिहेंशन कह सकते हैं जिसको, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन की वजह से गलत हो रहा है, या फिर ये ग्रामर की वजह से, मीनिंग की वजह से गलत हुआ। तो हर सेंटेंस जो है उसमें कॉम्प्रिहेंशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस थॉट को नहीं पकड़ पाएंगे, ऑथर के थॉट को नहीं समझ पाएंगे ना, तो ग्रामर में कितना ही भाग लो फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया, यहाँ पे लिख दो ना गुड मॉर्निंग। समझ गए बात को? तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया होगा यार कि रेफरेंस क्या होना चाहिए हमारा, ठीक है, कि अगर आप चीजों को पढ़ना चाहते हैं, आपने वोकैबुलरी भी सॉल्व करनी है, तो वो किस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन करना है तो वो कैसे होगा, वो मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। अगर आपको ग्रामर करनी है तो ग्रामर सिर्फ रूल्स से नहीं हो पाएगी,
ये तो एक जस्ट स्टार्टिंग थी, भंडार है चीजों का, ठीक है, आगे मिलते रहेंगे, बताऊंगा। लेकिन अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ सोर्सेज और बुक्स के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कॉम्प्रिहेंशन की। करना क्या है, सिर्फ एक ही चीज आपको कॉम्प्रिहेंशन सिखा सकती है, वो क्या है, रीडिंग। रीड 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 एंड रीड, ये आपने बहुत बार सुना होगा लेकिन जिंदगी में कभी इंप्लीमेंट नहीं किया होगा। इसके ऊपर हम अलग से सेशन रखेंगे, बताऊंगा कि क्या रीड करना है, कहां से रीड करना है, डिटेल वे में बताऊंगा। अभी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, ठीक है, बस आपको ये बता रहा हूं कि करना क्या, कैसे कैसे करना, डिटेल वे में कभी सेशन रखेंगे उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। जब आप रीड करते हो तो उसमें सबसे आपके माइंड में जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वाई द ऑथर रोड दिस पीस ऑफ टेक्स्ट, उसने क्यों लिखा, वो क्या कहना चाहता था, क्या आपको वो बात समझ आई। पहले छोटे आर्टिकल्स पढ़ने स्टार्ट करो, 2-2 3-3 लाइन के, 5 लाइन के पढ़ने के स्टार्ट करो, फिर आप बड़े बड़े आर्टिकल्स पे जाना, ठीक है। मेन आइडिया वर्सिंग सपोर्टिंग आइडिया, ये क्या होता है, ये कॉम्प्रिहेंशन की पूरी क्लास रखेंगे, उसमें बताऊंगा। बस आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और उसके बाद आपको डेली एक पैसेज लगाना है, क्योंकि जब आप डेली एक पैसेज लगाओगे ना, तो वो पैसेज का मीनिंग समझने की कोशिश करोगे आप, तभी वो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, आदत बन जाएगी तो वहां पे भी आप कर लेंगे। सोर्सेज क्या है, तो जो बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स को जो न्यूज़पेपर फॉलो करना है वो एक ही न्यूज़पेपर फॉलो करना है, वो कौन सा, ब्रिल्स एक्सप्रेस। अभी मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, मैं फोटो वगैरह नहीं है मेरे पास। तो इसमें सबसे स्पेशलिटी क्या है कि अगर ये न्यूज़पेपर है, सबसे पहले तो ये 4-5 पेज का न्यूज़पेपर है, और ये अपना एक शायद इंस्टीट्यूट वगैरह है, इनका आइलेट्स वगैरह का इंस्टीट्यूट है, इंग्लिश पे फोकस करते हैं, लेकिन जबरदस्त, मेरे खुद के स्टूडेंट्स बहुत उनको सक्सेस मिला इससे। क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक न्यूज़ आ जाएगी, वो इंग्लिश में लिखी होगी, फिर उसी न्यूज़ को ये हिंदी में लिख के देंगे, फिर उसके बाद इसमें से जो वोकैबुलरी होगी वो वोकैबुलरी की मीनिंग बता के देंगे। तो और क्या चाहिए, और सस्ता भी बहुत है, 200-250 रुपये में 6 महीने मिल जाता है। ऑनलाइन मिलता है, ऑफलाइन का पता नहीं, आप अपने एरिया में पता कर लेना, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे मिलता है, तो यहाँ पे इसको ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, 200 रुपये 6 महीने, क्या बड़ी बात है, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप हिंदी पढ़िए, हिंदी में पढ़ोगे, फिर उसके बाद इंग्लिश में पढ़िए, तो आपकी धीरे धीरे लैंग्वेज इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। आपको ये करना है। उसके बाद आपको लगता है कि यार जब आपको ये चीज़ समझ आने लगी, ये चीज़ छोटी लगने लगी, फिर आप इसको फॉलो कीजिए, ये आपका सेकंड स्टेप है। और उसके बाद ये आपका थर्ड स्टेप है, ये आपका क्या, थर्ड स्टेप। इस न्यूज़पेपर्स को फॉलो कीजिए, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, वो बात की बात है, कैसे देखेंगे, बस आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ इसमें, ठीक है। इस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, readtheory.org, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, इसको फॉलो .com मत लगा लेना, org लगाना, ठीक है। चलो, टाइम टाइम डेली आप ये मान के चलो, आधा घंटा से लेके 40 मिनट तक आपको रीड करना है, डेली रीड करना है, ठीक है। उसके एडिशन में पैसेज लगाना है, कहीं आप बोलो कि सर पैसेज भी लगा लिया, वो भी कर लिया, मतलब एक ही कोलैबोरेट करके, नहीं, ऐसा नहीं। रीडिंग क्या करनी है, कैसे करनी है, वो कभी रखेंगे सेशन, उसमें मैं डिटेल में सारा कुछ इसको भी इलैबोरेट करूंगा, खोलूंगा सारा कुछ, कैसे कैसे कहाँ से रीड करना है, क्या क्या चीज़ें नोट करने वाली होती हैं, नहीं होती, वो कैसे आपकी डिस्क्रिप्टिव में काम आती हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं आने वाली क्लासेस में हम करेंगे। बात कर लेते हैं ग्रामर। ग्रामर में सबसे पहले फाउंडेशन कंसेप्ट्स, किसी का भी कोर्स ले लीजिए, ठीक है, किसी का भी जो आपको लगता है कि अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी फीडबैक देखिए, उनके जाके कमेंट्स वगैरह देखिए। बट आज के टाइम पे यूट्यूबर वगैरह जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा छा गए हैं, ठीक है, तो उनके कमेंट्स भरे पड़े होते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि क्वालिटी कंटेंट होगा या नहीं होगा। तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से जिन्होंने को किया है, रिकमेंडेशन से आप जाइए, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर के पास जाइए, अच्छे टीचर के, बहुत सारे टीचर्स हैं अच्छे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सभी टीचर अच्छे हैं जो भी पढ़ा रहे हैं। और सबसे पहले फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके बाद बेसिक क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बेसिक क्वेश्चंस का मतलब क्या है, जैसे बुक्स आती हैं, कोई भी सिंपल जो आपको पता है एसएससी में बुक्स चलती हैं, तो उन बुक्स में से आपको क्या मिलेगा, जैसे नाउन है, नाउन के 50 क्वेश्चन है उसमें, या 80 क्वेश्चन है, तो वो बेसिक टाइप है, आपको पता है कि नाउन के जो एरर्स हैं वो 80 तरीके से एरर पूछ सकता है, तो मैंने ये कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो 80 तरीके होंगे वो प्रीवियस ईयर में से एक आधा और सीखने को मिल जाएगा, तो आपकी उस पर ग्रिप बन जाएगी। उसके बाद फिर आपको न्यू पैटर्न क्वेश्चन लगाने हैं, जो आपको कहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, मॉक्स में मिल सकते हैं, ये करना है। सोर्सेज क्या है, क्लास नोट्स जो आपको मिलेंगे, जो आप बना रहे हो, या फिर जो इंटरेक्टिव पैनल पे अगर कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, तो जो ये मैं लिख रहा हूँ इसकी पीडीएफ बन जाती है, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाती है, वहां से पढ़ सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। उसके बाद जो शीट्स वगैरह आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो आपको असाइनमेंट्स भी देंगे, असाइनमेंट सॉल्व कीजिए। उसके बाद बुक्स आपको जो सॉल्व करनी है, सबसे अच्छी जो इंग्लिश में बुक्स हैं, जो या तो किरण की सॉल्व कीजिए, ठीक है, या फिर अड्डा की एस की किताबें आती हैं उसको सॉल्व कीजिए, एसएससी की किताबें आती हैं, काफ़ी अच्छी किताबें हैं, या फिर एमबी पब्लिकेशन की जो किताब आती है, ठीक है, वो बहुत अच्छी है, एमबी पब्लिकेशन की काफ़ी अच्छी किताब है, लेकिन वो बाद में लगानी है जब आपका ये फाउंडेशन क्लियर हो जाए और ये बेसिक वाले क्वेश्चंस आप कर लें,
ठीक है। जैसे मैंने बताया कि आप अड्डा की किताब है, उसमें 80 क्वेश्चन है, प्लिंथू पैरामाउंट है, उसमें 80-90 क्वेश्चन है, या 50 क्वेश्चन है नाउन में, ठीक है। या और भी जो किताबें हैं, ये बेसिक किताबें हैं, तो इसमें से पहले उठा लो, ठीक है। जब ये सॉल्व कर लिए फिर प्रीवियस ईयर वगैरह पे फिर आप जाओगे बाद में, ठीक है। और फिर उसके बाद ये बुक्स वगैरह सॉल्व करोगे। टाइम जो है, ये टाइम आपके खुद पे डिपेंड करता है कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कभी भी टाइम ओरिएंटेड के बेसिस पे नहीं पढ़ना, टाइम ओरिएंटेड नहीं पढ़ना, आपको टारगेट ओरिएंटेड पढ़ना है। आपने डिसाइड कर लिया कि नाउन के मुझे 25 क्वेश्चन लगाने हैं, नाउन के मुझे ये कंसेप्ट खत्म करना है, चाहे उसमें आपको आधा घंटा लगे, चाहे आपको 1 घंटा लगे, तो उस तरीके से आपकी एफिशिएंसी निकलेगी, मुझे ये लगता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं बोल दूं कि आपको 5 घंटे पढ़ना है, ठीक है, तो अब एक बात एग्जांपल समझना कि स्टूडेंट्स है, सपोज करो बहुत सारे, ठीक है, मैंने बोल दिया 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 लोग हैं ये, ठीक है। तो इनको मैंने 5 रोटी दे दी, 5 रोटी दे दी इसको मैंने, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या 5 रोटी जो है ये सेम टाइम पे खत्म कर पाएंगे? नहीं कर सकते ना। वो तो इनकी भूख पे डिपेंड करेगा कि किस इंसान को कितनी भूख लगी है, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा भूख लगी, इसने 2 मिनट में खत्म कर दी, उसको भूख नहीं लगी थी, उसने आधा घंटा लगा दिया। तो वो डिपेंड कर रहा है ना कि अब मैं आपको 5 घंटे बोल दूं, आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, आपने वो टारगेट जो है आपने आधे घंटे में कर लिया, बाकी 4.5 घंटे क्या करोगे? अब आपकी एफिशिएंसी बहुत वीक है, आपसे 5 घंटे में 5 क्वेश्चन भी नहीं हुए, तो फिर आपको 5 घंटे भी व्यर्थ है। तो टारगेट बेस्ड आपको पढ़ना है, टाइम बेस्ड नहीं पढ़ना। टारगेट सेट करो, ठीक है, तो उस तरीके से पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं किसकी, लास्ट में वोकैबुलरी की। वो टाइम सेम चीज, ठीक है। तो आपको जब रीडिंग करेंगे तभी वोकैबुलरी आएगी। रीड एंड रीड। अब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि आप उसमें रीड कर रहे हैं, आपको उसका मीनिंग नहीं समझ आया, तो उसके लिए आप डिक्शनरी फॉलो कीजिए। डिक्शनरी कौन सी यूज करनी है उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कौन सी डिक्शनरी फॉलो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई इंग्लिश से हिंदी डिक्शनरी अभी यूज कर रहे हैं तो उसको अनइंस्टॉल कर दो, ये मेरी रिकमेंडेशन है बस, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, राइट करना है, मतलब चीजों को लिखना है। जब आप आपने एक पढ़ लिया, वर्ड पढ़ लिया, अब उस वर्ड के ऊपर फ्रेज लिखो, या फिर क्लॉज लिख लो, या फिर एक सेंटेंस लिख लो, ताकि वो एक स्टोरी या कंटेक्स्ट आपके माइंड में बनी रह जाए। अब लिंगर वाली स्टोरी आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि कभी मैंने आपको सेंटेंस करवाया। अगर मैं आपको जस्ट एक वर्ड करवाता, पुट बाय वाला सेंटेंस कभी नहीं भूलोगे आप, क्योंकि वो स्टोरी इमेज, हमारा जो माइंड है टेक्स्ट में याद रखता है या फिर इमेजेस में याद रखता है, कैसे स्टोर करता है डेटा को, इमेजेस में ना। तो जब मैंने आपको सेंटेंस बताया तो वो स्टोरी इमेजिन करके आपकी इमेज बन गई। लेकिन जब मैंने पुट बाय का मतलब बता दिया सेव, क्या ये कोई स्टोरी बनी? कोई स्टोरी नहीं बनी, तो ये सेव ही नहीं होगा आपके माइंड में, कभी रिटेन ही नहीं कर पाओगे, एग्जाम तक भूल जाओगे। मैंने आपको पुट बाय सिखाया, पुट बाय से पुट असाइड सिखा दिया, असाइड से मैंने आपको क्या सिखाया, असाइड से ये ऐसे होता है, या तो वैसे ग्रुपिज्म करते रहो, वैसे आगे बढ़ते रहो। तो डिटेल्ड सेशन अभी करेंगे, सारा कुछ करेंगे कि कैसे कैसे चीजों को किया जाता है। ये जस्ट आपको आइडिया देने के लिए था, और आपको ये बुक्स वगैरह और सोर्सेज वगैरह बताने के लिए था। और उसके बाद मीनिंग लिखना और उसका यूसेज लिखना है। यूसेज का मतलब उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह, जब सेंटेंस लिखोगे हो जाएगा। सोर्सेज एनीथिंग दैट इंटरेस्ट यू, कुछ भी पढ़ो, ठीक है। क्या पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ कि होता क्या है कि आपको बहुत सारे लोगों ने बोला न्यूज़पेपर पढ़ो या फिर ये पढ़ो वो पढ़ो। मैं कहता हूं कि आप कुछ भी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, आपकी लाइफ में कोई ना कोई तो रोल मॉडल होगा, एक कोई ना कोई तो होगा। चाहे वो सचिन तेंदुलकर है, चाहे वो रेहाना है, चाहे वो सादगुरु जी हैं, चाहे वो पीएम मोदी जी हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हैं, चाहे वो आपके कोई लीडर है, चाहे वो एनीबॉडी, कोई भी है, कोई तो रोल मॉडल होगा। चाहे वो शाहरुख खान है, कोई अक्षय कुमार है, ब्रैड पिट है, ठीक है, तो वो मेसी है, कोई भी है, उसकी बायोग्राफी पढ़ो। वो तो पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा ना, क्योंकि वो तो आपका रोल मॉडल है भाई। कोई भी रोल मॉडल हो सकता है, इट कैन बी एनी ऑफ देम, कोई भी हो सकता है। उसकी बायोग्राफी पढ़नी स्टार्ट कर दो, और ऑटोबायोग्राफी पढ़नी स्टार्ट कर दो, उसमें तो रुचि आएगी ना। तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ का कोई रोल मॉडल ही नहीं है, कोई ना कोई तो होगा। उसकी ऑटोबायोग्राफी है, उसकी बायोग्राफी पढ़नी स्टार्ट करो, वहां से रीडिंग हैबिट बिल्डनी स्टार्ट होगी। रीडिंग हैबिट बढ़ेगी तो कॉम्प्रिहेंशन बढ़ेगा, कॉम्प्रिहेंशन बढ़ेगा साथ साथ आपका वोकैबुलरी बढ़ेगा, और ग्रामर क्लास में करते रहेंगे तो जब मिल जाएगा सारा कुछ और इंस्पेक्टर बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर तरीके से चलेंगे, उसके बाद जब आप वोकैबुलरी को सीखना स्टार्ट कर देंगे, फिर आपको लगाने प्रीवियस ईयर, जिसमें आपको एंटोनियम सिनोनियम मिलेंगे। एसपी बख्शी हो गई, या फिर आपको पता है ब्लैक बुक हो गई, या किरण की कोई किताब होगी, या फिर अड्डा की भी एक प्रीवियस ईयर की आती है, ग्रीन से कलर की बुक है। अब मुझे पता नहीं उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया होगा, लेकिन उसमें भी प्रीवियस ईयर के भरे पड़े हैं। प्रीवियस ईयर आपको लगाने हैं, तो वहां से जो सिनोनियम एंटोनियम होंगे आपके अंदर से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। जब आप रीडिंग वगैरह करेंगे आपको खुद ब खुद याद आने लग जाएंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में होगा सब कुछ, ठीक है। उस तरीके से वहां से आपको करना है। टाइम सेम मैंने आपको बता दिया कि भाई ये आपकी बुक पे डिपेंड करता है कि जब तक आपकी बुक नहीं मिटती तब तक पढ़ो, ठीक है। टारगेट बेस्ड पढ़ना है आपको, उस हिसाब से आपको चीज़ों को करना है। और फिर बस आज के लिए इतना ही करेंगे। आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, थक गए होगे आप भी, और मैं तो बता सकता हूँ, आगे चीज़ों को बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप इन चीज़ों को अडेप्ट करो और चीज़ों को
क्वेश्चंस को या कंसेप्ट्स को फिर से देखो। ठीक है, दिस इज पीयू जिंदल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।